ओरियन ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर भी शांति से आगे बढ़ता रहा। उसने अपनी छड़ी बाहर फेंकी। गेल लांस। हवा का एक घूमता हुआ भाला ओरायन की छाती की ओर घूम रहा था। उस पल ओरियन का शरीर भाले की तरह पीछे की ओर मुड़ गया और हमला उसके चेहरे के पास से बमुश्किल 1 इंच की दूरी से गुजर गया। और उस पल ऐसा लगा जैसे पूरे अखाड़े में समय थम सा गया हो। संपीड़ित हवा का एक घूमता हुआ भाला उसके सीने को चीरने के बाल भर के दायरे में आ गया था, लेकिन वह एक शिकारी की तरह, जिसने उसे आते हुए पहले ही देख लिया था, डोल गया, नहीं, बह गया, उसके रास्ते से हट गया। उसके चेहरे से गुजरते हुए जादू के जोर से उसके काले बाल उड़ गए। चारों ओर भीड़ में चीख पुकार मच गई। उसने इसे रोका नहीं, उसने तो बस इसे चकमा दिया। वह एक टियर, एक मंत्र था। वह इस तरह कैसे आगे बढ़ गया, जबकि उसने खुद को किसी मंत्र से बढ़ाया ही नहीं था? एरोन की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और उसकी जगह गहरी भौहें तन गईं। उसकी उंगलियां उसकी छड़ी के चारों ओर कस गईं, जैसे ही उसने एक और जादू किया और फिर चिल्लाया, छी! हवा की कीलें, दोहरा जादू। उसके शरीर के दोनों ओर से संपीड़ित घूमती हवा के 2 भेदक तीर छोड़े गए, जबकि उसके मुक्त हाथ के घुमाव से उसके पीछे एक तीसरा तीर बना। ओरियन की निगाहें टिमटिमा रही थीं, उसकी इंद्रियां एरोन की छोटी-छोटी गतिविधियों पर टिकी हुई थीं। एरोन के मंत्रों का जाप पूरा करने से पहले ही उसने यह सब महसूस कर लिया था। प्रक्षेप पथ, दबाव, हर हमले के बीच का अंतराल, ऐसा लग रहा था मानो वह मन के प्रवाह को ही पढ़ सकता हो। जैसे ही एरोन ने मंत्र पढ़े और वे उस पर असर करने ही वाले थे, ओरियन हिल गया। एक कदम आगे बढ़ा और अपना कंधा हिलाया। सिर को हल्का सा झुकाया और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर कर लिया। तीनों हवा के हमले पूरी तरह से चुक गए और उनके शरीर के इतने करीब से गुजरे कि छात्रों को लगा कि उन्हें चोट लगी है, जब तक कि उन्होंने उन्हें पूरी तरह सुरक्षित खड़े नहीं देखा। यह क्या बकवास है? भीड़ में से कोई चिल्लाया। वह कैसे चकमा दे रहा है? ऐसा लगता है जैसे वह पहले से ही जानता है कि मंत्र कहां से आएंगे। चश्मे के पीछे प्रशिक्षक वीरेन की आंखें तेजी से चमक उठीं। उसकी प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज है। यह उन कुछ टियर 3 अवेकन से भी बेहतर है जिन्हें मैंने देखा है। उसके पास खड़े एक अन्य प्रशिक्षक ने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, यह उससे कहीं अधिक है। उसकी प्रतिक्रिया की गति न केवल तेज है, बल्कि अमानवीय भी है। उसकी सहज प्रवृत्ति, वह दूसरे स्तर पर है। एमिलिया अखाड़े के किनारे से घूर रही थी। जैसे ही ओरियन आगे बढ़ा, उसकी नज़र उसकी पीठ पर टिक गई। उसका पूरा आभामंडल बदल गया था। उसकी बेफिक्री अब बहुत दूर जा चुकी थी। बस एक ही चीज बची थी, एक शीर्ष शिकारी जैसी मौत जैसी शांति। उसकी लड़ने की शैली कोई खास नहीं है। उसने लंबे समय तक प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन वो चकमा डराने वाले हैं। वो अपने दिमाग से ज्यादा अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करके चलता है। उसने अपने भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ये कोई संयोग नहीं है। वो पहले ही सिर्फ अपनी बेतुकी प्रतिक्रिया गति के भरोसे जीत चुका है। एरोन को लगा कि उसका गला सूख गया है। प्रत्येक मंत्र जो उसने चलाया, ओरायन ने उसे भेद दिया। ओरियन ने जो भी जाल तैयार किया, उससे वह ऐसे बचता रहा जैसे वह अस्तित्व में ही न हो। ये क्या है? मैं इसे क्यों नहीं मार सकता? वो अंदर ही अंदर चीखा, घबराहट बढ़ रही थी। उसकी कनपटी पर पसीने की बूंदें उभर आईं। क्या मैंने इसे चुनौती देकर कोई गलती कर दी? ओरायन ने अंततः चलना बंद कर दिया। उसकी निगाहें बिना पलक झपकाए तीव्रता से एरोन पर टिकी रहीं। और फिर वह चला गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई जादू नहीं, कोई चमकदार तलवारबाजी नहीं। बस एक धुंधली सी गति थी जब वह वार करने की सीमा में आया और अपनी तलवार को नीचे की ओर घुमाया, ब्लेड से नहीं, बल्कि कुंद पिछले हिस्से से। एरोन ने सहज ही एक वायु अवरोध खड़ा कर दिया, लेकिन ओरियन की गति आखिरी क्षण में मुड़ गई। उसकी तलवार सटीक नियंत्रण के साथ ढाल के नीचे धंसी और ऊपर की ओर उछली और एरोन के कंधे के जोड़ पर भयानक बल से लगी। दरार। पूरे अखाड़े में एक घिनौनी आवाज गूंजी।
आह! और उसके बाद एरोन की चीख सुनाई दी, जैसे उसे एक तरफ फेंक दिया गया हो। उसकी छड़ी उसके हाथ से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से अपनी बाह पकड़े हुए। मौन। तभी प्रशिक्षक ने अपना हाथ उठाया। मैच खत्म। ओरियन हेलस्ट्रॉम जीत गया। भीड़ में उत्साह भर गया, आधे लोग आश्चर्यचकित होकर प्रशंसा कर रहे थे, जबकि आधे लोग इतने अभिभूत थे कि वे जयकार भी नहीं कर पा रहे थे। क्या उसने अपना कंधा काट लिया? नहीं, तुम अंधे मूर्ख हो। उसने उसे तलवार के कुंद हिस्से से मारा। और फिर भी उसने एक टियर एक जादूगर का कंधा तोड़ दिया, जबकि उसके पास कोई आत्मीयता रून नहीं था। आर्या ने गहरी सांस ली, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या चिंता करे। वह सच में कुछ और ही है। एमिलिया ने आंखें सिकोड़ ली। उसके होंठ थोड़े खुले, मानो बोलने के लिए, लेकिन चुप रहे। एरोन दर्द के कारण छटपटा रहा था, वह उठ भी नहीं पा रहा था। उधर ओरियन ने सांस छोड़ी और अपनी ड्रैगन इंस्टिंक्ट को फिर से दबाना शुरू कर दिया। वह जानता था कि अगर उसने इसे जल्दी से नहीं दबाया और कोई इस समय उसे परेशान करने आ गया, तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दुनिया ने अपना मूल रंग पुनः प्राप्त कर लिया, लेकिन ओरायन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आधा अंधा हो गया हो। अपना सिर हिलाते हुए वह मुड़ा और पराजित एरोन की ओर एक नज़र भी डाले बिना मंच से चला गया। मास्टर, यह तो बहुत ही बढ़िया था। आपने बिना पूरी कोशिश किए ही उसे नष्ट कर दिया। ओरियन ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। मैंने पूरी ताकत लगा दी। बस एक चीज जो मैंने इस्तेमाल नहीं की, वो है मेरे खजाने। मेरे पास सीधे मुकाबले के लिए ड्रैगन इंस्टिंक्ट के अलावा और कोई कार्ड नहीं है। हम्मा। और देखने से तो लगता है कि तुम्हारा शरीर पहले से ही टियर एक अवेकन से ज्यादा मजबूत है। लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि तुम्हारी सीमा कहाँ है। ये तो हम बाद में पता लगा लेंगे। अभी तो। अखाड़े में चलते हुए उसकी बात रुक गई। छात्र उसके सामने से ऐसे अलग हो गए जैसे जहाज के आगे लहरें अलग हो जाती हैं, और वह जल्द ही आर्या के सामने आ खड़ा हुआ। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं इसका ध्यान रखूंगा? उसने मुस्कुराते हुए और मजाकिया लहजे में कहा। आर्या ने उत्सुकता से अपना सिर हिलाया। हाँ, तुम वहां कमाल की थी। यहां तक कि एमिलिया की आंखों में भी प्रशंसा के हल्के से भाव थे, यह देखकर कि कैसे ओरायन ने उच्च रैंक वाले अवेकन पर इतनी आसानी से अपना दबदबा बना लिया। आर्या ने उत्सुकता से ओरियन की ओर सिर झुकाया। सच में? इसमें क्या है? क्या बचपन में तुम्हें कोई खास ट्रेनिंग मिली थी? जैसे किसी युद्ध के मैदान में पाला पोसा गया हो या कुछ और? ओरियन हंसा और अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। चलो बस इतना ही कहूं। मेरे पास कुछ तरकीबें हैं। है और चाल से आपका मतलब है, मैं एक सच्चा ड्रैगन सम्राट हूं जो मुझे बेतुकी सजगता देता है, सही है, गुरु? मुझे कुछ रहस्य बनाए रखने दो, लूमी। आर्या ने उसे शक की निगाह से देखा, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। खैर, रहस्यमय हो या न हो, तुमने उन रईसों की नज़रों में अपना नाम फिर से और मशहूर कर लिया है। आर्या ने उसे शक की निगाह से देखा, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। खैर, रहस्यमय हो या न हो, तुमने उन रईसों की नज़रों में अपना नाम फिर से और मशहूर कर लिया है। ओरियन ने सिर हिलाया। खैर, अब आगे क्या? मुझे शक है कि आज का काम पूरा हो गया है। आर्या ने पलकें झपकाईं, फिर हल्के से ताली बजाई। ओह! पहला पाठ शुरू होने वाला है। ओह! क्या हम अंततः कक्षाएं लेने जा रहे हैं? वह मुस्कुराई। हाँ। आज बस एक औपचारिक कक्षा है। कल से हमें अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति है कि हम कौन से विषय और व्याख्यान में भाग लेना चाहते हैं। लेकिन यह पहला अनिवार्य है। यह तत्वों और आत्मीयता रूनों के मूल सिद्धांतों पर है। ओरियन की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। आखिरकार वो मिल ही गया जो मैं चाहता था। ये मेरे लिए काफी उपयोगी होगा। ओह, ऐसा ही होगा, आर्या ने मुड़कर मुख्य भवन की ओर वापस जाते हुए कहा। वे सिखाएंगे कि आत्मीयता के रून कैसे बनते हैं, चेतना के सागर के अंदर तत्व कैसे व्यवहार करते हैं,
और उनके विकास को नियंत्रित करने का सही तरीका क्या है। ज्यादातर लोगों को यह जानकारी नियमित शिक्षकों से कभी नहीं मिलती। तीनों लोग पॉलिश किए हुए संगमरमर के रास्ते पर चल रहे थे, सूरज उनके सिर के ऊपर तक पहुंच रहा था। इसके अलावा आर्य ने आंख मारते हुए कहा, पहला व्याख्यान वाइस डीन हर्गन स्वयं देंगे। ओरियन एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराया। यह तो अच्छा है। हमारा समय बर्बाद नहीं होगा और हमें अपने लिए सबसे उपयोगी ज्ञान मिलेगा। आर्य हंसा, हाँ। बेहतर होगा कि सो न जाए। वे जल्द ही अपनी हंसी के बीच फिर से मुख्य भवन के भव्य द्वार पर पहुंच गए। ओरियन उन सब में सबसे ज्यादा उत्साहित था, मानो आखिरकार वह आत्मीयता के रून बनाना सीख ही गया हो। वे एक बार फिर मुख्य भवन में दाखिल हुए, लेकिन इस बार अपनी कक्षाओं के लिए। छात्रों से भरे चौड़े गलियारे में उनके कदमों की धीमी आहट गूंज रही थी। प्रवेश समारोह के समय की तुलना में अब वहां छात्रों की संख्या काफी कम थी। ओरियन मुख्य अकादमी के आलीशान डिजाइन पर फिर से ध्यान दिए बिना नहीं रह सका। जमीन चिकने संगमरमर के फर्श से भरी हुई थी, जिस पर जगह रूम खुदे हुए थे। लेकिन इससे वह जगह गंदी नहीं हुई, बल्कि उसने उसे एक विद्वत्तापूर्ण सुंदरता प्रदान की। दीवारें अलग अलग समय की पेंटिंग्स से सजी थीं। कुछ पर अलग अलग जातियों के चित्र थे, कुछ पर राक्षसों के विरुद्ध युद्धों के, और कुछ पर अकादमी के पूर्व डीन के चित्र थे। यह इमारत निश्चित रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण है, ओरियन ने अवाक भाव से कहा, जबकि उसकी आंखें ऊंचे स्तंभों और रून अंकित झंडों को देख रही थीं, जो मन की उपस्थिति में थोड़ा झिलमिला रहे थे। ज्यादा मार? एक उच्चस्तरीय अकादमी के लिए यह न्यूनतम सीमा है, गुरु। हम थंडर पीक रॉयल अकादमी की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरे कंगाल मन को इन सब बातों के बारे में पता ही नहीं होगा। मैं तो सिर्फ अपने स्थानीय सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं, उसने मन ही मन सिर हिलाया। आर्या उसके पास खड़ी खिलखिलाकर हंसी। पहली बार जब मैं यहां आई थी, तो 2 बार रास्ता भटक गई थी। हर मंजिल पर 20 से ज्यादा कक्षाएं हैं, स्पेशलिटी हॉल को छोड़कर। ओरियन ने भौहें चढ़ाई, तो फिर तुम अपने शाही महल में कितनी बार भटके? आर्या ने हल्के से कोहनी मारी और आंखें घुमाईं। मैं वहां नहीं भटकूंगी। मैं शाही महल में पैदा हुई और पली बड़ी हूं, तुम होशियार। ओरायन हंस रहा था जब समूह अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। जल्द ही वे लेक्चर हॉल के चौड़े दोहरे दरवाजों के पास पहुंच गए। जैसे ही आर्या ने दरवाजे खोले, बड़बड़ाती आवाजें लहर की तरह उन पर छा गईं। आंतरिक भाग विशाल था। घुमावदार स्तरित सीटों की कतारें किसी छोटे कोलिजियम की तरह ऊपर की ओर फैली हुई थीं। कमरे में आसानी से 500 लोग बैठ सकते थे, लेकिन आज लगभग 300 छात्र, इस साल का पूरा प्रथम वर्ष का बैच, पहले ही इकट्ठा हो चुके थे और सीटों पर गुटों और गुटों में बिखरे हुए थे। बारीकी से सिलवाए गए वस्त्र पहने कुलीन लोग एक दूसरे से चिपके हुए थे, जबकि आम लोग किनारों या ऊपरी मंजिलों के पास जमा थे। हवा में ही एक हल्का सा विभाजन दिखाई दे रहा था। और सबसे आगे अर्धवृत्ताकार रूप में 10 बड़ी आलीशान सीटें रखी गई थीं, जो स्पष्ट रूप से शीर्ष रैंक वाले छात्रों के लिए थीं। ओरायन की नजरें तुरंत उनकी ओर उठ गईं। 7 पर पहले से ही कब्जा था। सिल्विया स्टॉर्मबोल्ट अपनी सीट पर पीछे की ओर झुकी हुई थी, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने आसपास की भीड़ में कोई रुचि नहीं है। कैरोन हैरिंगटन अपनी सीट पर एक पत्थर की तरह बैठे थे। फेलिरा नोविन एक मोटी जड़ी बूटी संबंधी पत्रिका पलट रही थी, जबकि एलियास मैरो अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाए हुए था और उबा हुआ लग रहा था। केल डस्कफील्ड और टेवियन ग्रेरिज ने शांति से बातचीत की, लेकिन उन सभी ने 10वीं कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से दूरी बनाए रखी। नाइस ब्लैकवेल। लहराते काले वस्त्र पहने, घूंघट मानो जीवंत साए की तरह हल्का सा हिल रहा हो, वह इतनी सुंदर मुद्रा में निश्चल बैठी थी मानो उसे गढ़ा गया हो। उसकी उंगलियां उसकी गोद में जकड़ी हुई थीं और उसकी निगाहें सीधे सामने की ओर टिकी थीं। लेकिन ओरियन का ध्यान सबसे अधिक उसके आसपास के खाली स्थान की ओर गया। उसके पास कोई नहीं बैठा। शीर्ष 10 में होने के बावजूद वह अकेली थी। यहां तक कि पिछली पंक्तियों में बैठे छात्र भी जब भी उसकी नजरों से मिलते, थोड़ा पीछे हट जाते, मानो वह एक अदृश्य अंधेरा समेटे हुए थी जिसे वे छूना नहीं चाहते थे। ओरियन की आंखें सोच में पड़ गईं।
तो ऐसा ही है ना? छात्र न सिर्फ उसका सम्मान करते हैं, बल्कि उससे डरते भी हैं। है, एक मौका। उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। बिना एक शब्द कहे वह सीधे भीड़ से आगे बढ़ गया और निस के ठीक बगल वाली सीट पर बैठ गया। तुरंत ही फुसफुसाहट शुरू हो गई। रुको, क्या उसे उससे दुर्भाग्य मिलने का डर नहीं है? इससे पहले कोई भी उसके बगल में नहीं बैठा है। मैंने सुना है कि हाउस ब्लैकविल गुप्त कलाओं का अभ्यास करते थे। आर्या ने एक पल के लिए आश्चर्य से पलकें झपकाईं, फिर मुस्कुराई और दूसरी तरफ ओरियन के पास जाकर बैठ गई। एमिलिया आर्या के बगल में बैठी थी, भाला उसकी कुर्सी के किनारे टिका हुआ था और उसकी आंखें शांति से कमरे को देख रही थीं। नाइस ने धीरे से अपना सिर ओरियन की ओर घुमाया। उसकी काली आंखें, हल्के से काजल से घिरी हुई, उसकी आंखों से मिली। उनमें न कोई द्वेष था, न कोई दुश्मनी, बस उदासीनता और एक हल्की सी जिज्ञासा। तुम्हें मेरे बगल में बैठने में डर नहीं लगता? उसने धीमी आवाज में पूछा, जो हॉल में हो रही बड़बड़ाहट में लगभग दब गई। ओरियन मुस्कुराया, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? वह एक पल के लिए रुकी। तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। तो फिर मैं अधिकांश लोग नहीं हूं, है ना? नाइस ने बिना किसी परिवर्तन के अपना सिर हिलाया और अपना सिर सामने की ओर घुमा लिया। आर्या ओरियन की ओर झुकी और फुसफुसाई, क्या तुम उसके पीछे पड़े हो? वह शायद जल्द ही अकादमी की गोथ रानी बन जाएगी। मैं बस एक सीट ले रहा हूं, उसने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा। आगे की पंक्ति को यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। इससे पहले कि और अधिक बातचीत शुरू हो पाती, अचानक हॉल में दबाव बढ़ गया। भारी था, लगभग दम घुटने जैसा, मानो समुद्र पर गरजते बादल उमड़ रहे हों। सभी छात्र तुरंत शांत हो गए। मंच के पीछे के प्रवेश द्वार से वाइस डीन हर्गन ने प्रवेश किया। पहले वाले गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने, जिसकी सिलाई पर तूफानी बादलों की कढ़ाई की हल्की चमक थी, वह शांति से आगे बढ़ रहा था। उसकी लाठी की हर थपकी बिजली की तरह गूंज रही थी। उनकी उपस्थिति ने ही कानाफूसी को पनपने से पहले ही दबा दिया। और जैसे ही वे मंच पर चढ़े, उन्होंने पूरे कमरे पर अपनी नजरें घुमाईं। आपने अपनी प्रतिभा साबित कर दी है, उन्होंने गहरी आवाज में और हर कोने तक पहुंचते हुए कहा, लेकिन आज आप सीखेंगे कि उस प्रतिभा का वास्तव में क्या मतलब है। सैकड़ों छात्र सीधे बैठे थे। यहां तक कि कुलीन वर्ग के लोग भी पूरी तरह ध्यान से पढ़ रहे थे। भले ही उन्होंने अपने कुलीन घरों में कक्षाएं ली हों, वे इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। ओरियन थोड़ा आगे झुका और उसकी नजरें तेज हो गईं। यही वो पल था जिसका उसे इंतजार था। आर्या ने भी उत्सुकता से हर्गन की ओर देखा और सोचा कि क्या वह उसे कुछ ऐसा सिखाएगा जो उसने अपने शाही महल में नहीं सीखा। वाइस डीन हर्गन मंच के मध्य में खड़े होकर सैकड़ों विद्यार्थियों को ऐसी आंखों से देख रहे थे, जैसे उन्होंने युद्ध देखे हों, सेनाओं को गिरते देखा हो, तथा इतनी प्रतिभा को बर्बाद होते देखा हो, जितनी गिनती करना उनके लिए संभव नहीं था। आज, उन्होंने कहा, उनकी आवाज दूर से आती गड़गड़ाहट जैसी थी, हम सच्चाई से शुरुआत करते हैं। किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सभी रईस और आम लोग मूर्तियों की तरह चुपचाप हर्गन की हर बात सुन रहे थे। आप में से ज्यादातर लोगों की घर पर तारीफ हुई। आपसे कहा गया कि आप प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभावान हैं, कि आप महानता के लिए किस्मत में हैं। उसने धीरे से अपनी छड़ी उठाई और उसे मंच पर एक बार थपथपाया। मन की एक लहर बाहर की ओर फैल गई, और आप में से अधिकांश लोगों से झूठ बोला गया। लहरें मानस के एक पारभासी गुंबद में फैल गईं। एक और इशारे से यह एक चमकते हुए चार्ट में बदल गई जो मंच के ऊपर मंडरा रहा था, एक वलय में व्यवस्थित 8 तत्व चिन्ह। आज का पाठ सभी साधनाओं के आधार को कवर करेगा, तत्व और आत्मीयता रून्स। ओरायन की आंखें चमक उठीं। हाँ, यही है, गुरुजी। ध्यान दीजिए। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ऐसा करूंगा, उसने झुंझलाकर कहा। आर्या उत्सुकता से आगे झुकी। हालांकि उसे इसके बारे में पहले भी पता था, फिर भी उसे यह सुनकर हैरानी हुई। यहां तक कि निस ने भी अपना सिर थोड़ा सा प्रोजेक्शन की ओर घुमाया,
उसकी पीली उंगलियां मेज पर शांति से टिकी हुई थी। एमिलिया, हालांकि चुप थी, लेकिन ब्लेड से भी तेज आंखों से देख रही थी। हरगन की आवाज अब शांत थी, मानो कोई शिक्षक आखिरकार लय में आ गया हो। तत्वों के वर्गीकरण के 4 स्तर हैं। उसने चार्ट की ओर इशारा किया। ग्लिफ का एक हिस्सा चमक उठा। मूल तत्व, या यूं कहें कि मूल तत्व 8 हैं: अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, वज्र, लकड़ी, धातु और बर्फ। ये ऐसे तत्व हैं जो लगभग हर जाति के लिए सुलभ हैं। ये सभी आत्मीयता रून निर्माण की रीढ़ हैं। फिर ऊपर 6 और प्रतीक चमकने लगे। उन्नत तत्व: गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि, छाया, भ्रम, रक्त, क्षय, सड़ांध। बहुत दुर्लभ, यहां तक कि पूरे राज्य में भी बहुत कम पाया जाता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ऊपर 2 अन्य प्रतीक प्रकाशित हो गए। शीर्ष तत्व: प्रकाश और अंधकार। अत्यंत दुर्लभ। एक शीर्ष तत्व उपयोगकर्ता कई राज्यों में भी मिलना दुर्लभ है। अंततः उन सबके ऊपर 5 चमकते हुए चिन्ह प्रकट हुए। ज्यादा अमूर्त, ज्यादा विदेशी, ज्यादा सर्वोच्च। परम तत्व: भाग्य, समय, स्थान, जीवन और मृत्यु। कुछ अन्य भी हैं, लेकिन ये 5 सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। बहुत कम लोगों के पास ये होते हैं। बहुत कम लोग इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं कि उन पर महारत हासिल कर सकें। और केवल एक ही प्राणी है जिसके पास परम तत्व होने की पुष्टि की गई है। उन्होंने इस जानकारी को एक पल के लिए सबके सामने रखा। आम लोग बेतहाशा लिखते रहे क्योंकि यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थी, जबकि कुलीन लोग आंखों में आग लिए हरगन की बातें सुनते रहे। एक पल की राहत के बाद हरगन ने फिर से शुरू किया। आपका तत्व संबंध यह तय करता है कि आप संबंधित तत्व को कितनी आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन केवल एक संबंध संबंधी रून के निर्माण के माध्यम से ही आप उसे वास्तव में अपने तत्व के रूप में विकसित करना शुरू कर सकते हैं। उसने ओरायन की ओर इशारा किया, विशेष रूप से उसकी छाती की ओर। जिस क्षण कोई उपयोगकर्ता अपनी आत्मीयता जागृत करता है, वह तात्विक शक्ति चेतना के सागर में एक ग्लोब के रूप में संघनित हो जाती है। इसके चारों ओर एक आत्मीयता रून उकेरा जाता है। यह रून व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है, जो उसकी आत्मा और प्रकृति द्वारा आकार लेता है। एक बार बन जाने पर, यह आपको अपने तत्व को बाह्य रूप से प्रसारित करने, बढ़ाने और अंततः प्रकट करने की अनुमति देता है। उसने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की, जिससे उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। एफिनिटी रून के बिना तुम्हारा मौलिक लगाव निष्क्रिय हो जाता है। यह ऐसा है जैसे खून तो है, पर नसें नहीं हैं। कुछ छात्र यह जानकर चौंक गए। कुछ कुलीन लोग घबराए हुए दिखे। ओरायन का दिमाग तेजी से चलने लगा। तो रून सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। यह एक परिपथ है, मेरी आत्मा की भाषा जो मेरे आत्मीयता के इर्द गिर्द लिखी गई है। बिल्कुल, गुरु। इसीलिए तो फॉर्मेशन इतना जरूरी है। अगर आप इसमें गड़बड़ी करते हैं, तो इसका असर आपकी कास्टिंग स्पीड, एलिमेंटल कंट्रोल और यहां तक कि मन की क्षमता पर भी पड़ता है। आपका पहला प्रयास काफी लापरवाही भरा था। उफ, मुझे छोड़ दो। मैं अभी इस दुनिया में आया हूं और लापरवाह हो गया हूं। और हरगन ने एक बार फिर अपनी छड़ी थपथपाते हुए कहा, एक रून को पुनः गढ़ा जा सकता है, लेकिन केवल कष्ट, प्रयास और उक्त तत्व की उच्चतर समझ के माध्यम से। उसकी नजरें धीरे धीरे कक्षा पर घूम गईं। लेकिन आप में से कुछ लोग उस सीमा को तोड़ सकते हैं। उनकी नजर कुछ देर के लिए आगे की पंक्ति की सीटों की ओर गई, फिर कुछ देर के लिए ओरियन पर रुकी। आज के व्याख्यान का पहला भाग यही समाप्त होता है। 5 मिनट का समय लें। इसके बाद हम असली काम शुरू करेंगे, एफिनिटी रून फॉर्मेशन थ्योरी। ओरियन अपनी सीट पर थोड़ा पीछे झुक गया, ताकि वाइस डीन हरगन के व्याख्यान की जानकारी उसके मन में बैठ सके। उसके पीछे, जैसे जैसे छात्र तत्वों के स्तरों और आत्मीयता रून संरचना की सच्चाई पर विचार कर रहे थे, फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। आर्या एक छोटी सी जादुई नोटबुक में कुछ लिख रही थी, जबकि एमिलिया चुपचाप बैठी थी, शायद अपने भाले से बातें कर रही थी। तो असल में ये ऐसे ही काम करता है, ओरियन ने सोचा। चेतना के सागर में जो ग्लोब हैं, वो आत्मीयता के ग्लोब हैं,
ठीक है, कम से कम इतना तो मैं समझ गया था। लेकिन परतें, ये मुझे नहीं पता था। हे, बिल्कुल नहीं, गुरुजी, आपने बिना यह जाने कि यह कैसे काम करता है, एक बनाने की कोशिश की। यह तो दीवार पर स्पेगेटी फेंकने और यह उम्मीद करने जैसा है कि वह एक जादुई घेरा बन जाए। छी, मुझे इसकी याद दिलाना बंद करो। मैंने कम से कम पहली परत तो लगभग बना ही ली थी, है ना? आपने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और सहज ज्ञान से मूल ग्लिफ को बलपूर्वक प्राप्त कर लिया और लगभग सफल हो ही गए। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं और काम तमाम कर देते हैं। लेकिन अगली दो परतों के बिना यह कागज की पतंग पर रॉकेट इंजन बांधने जैसा है। इसीलिए एफिनिटी रून को भंग कर दिया गया। ओरियन मन ही मन हंसा, फिर इधर-उधर देखा। आसपास कई छात्र असमंजस में फुसफुसा रहे थे, शायद कुलीन लोग जिन्हें बुनियादी तत्वों का ज्ञान तो था, लेकिन रून संरचना की पूरी समझ नहीं थी, और आम लोग जिन्हें कुछ भी नहीं पता था। यहां तक कि प्रभावशाली घरों के लोग भी अब भौहें सिकोड़कर ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उनके शिक्षकों ने आधा पाठ्यक्रम छोड़ दिया हो। आर्य ने उसे हल्के से धक्का दिया और फुसफुसाते हुए कहा, बहुत अद्भुत चीज है ना? ओरियन ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराया, बहुत ही आश्चर्यजनक। इससे मेरे कई सवालों के जवाब मिल गए, जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था। वह खिलखिलाकर हंसी और सिर हिलाया। है, वाइस डीन मेरे शाही ट्यूटर से बेहतर हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो मुझे नहीं पता। ज्यादातर कुलीन घराने अपने बच्चों को सारी बारीकियां नहीं सिखाते और उन्हें अपनी बुद्धि और इच्छाशक्ति को निखारने के लिए अकादमी में खुद ही पढ़ाई करने देते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुलीन परिवारों के सभी छात्र यहां आम लोगों की तरह ही सीखने के लिए उत्सुक थे। ओरियन ने मंच के ऊपर लगे तात्विक प्रक्षेपण पर अपनी नजरें घुमाते हुए कहा। उसने अपने बालों की एक लट कान के पीछे करते हुए कहा। नींव जितनी गहरी होगी, उतनी ही ऊंचाई चढ़ेंगे। यही तो शुरुआत है। ओरियन ने उसके शब्दों को अपने विचारों में बसने दिया। नींव? ऐना? मेरे चेतना सागर में इतने सारे एफिनिटी ग्लोब हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं उनका पूरी क्षमता से उपयोग कब कर पाऊंगा। मुझे इस एफिनिटी रून के बारे में और जानने की जरूरत है ताकि मैं एक सच्चा और मजबूत आधार तैयार कर सकूं। मेरे पास अभी भी खुद को मजबूत करने के लिए वह मूल मन पूल है। ओहो, मास्टर के पास ग्लोब का पूरा कलेक्शन तैयार है। उम्मीद है कि आप साथ बनाने की कोशिश में फट न जाए। यह शर्मनाक होगा। उसने अपने होंठ फड़कते हुए महसूस किए। मैं भी इतना लापरवाह नहीं हूं। और अगर तुम मेरा ध्यान भटकाओगी नहीं तो मुझे इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। जब वाइस डीन हर्गन पुनः मंच के मध्य में आए और अपना स्टाफ एक बार फिर उठाया तो कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। 5 मिनट बीत चुके हैं, उसने अपनी गड़गड़ाहट भरी आवाज में घोषणा की। अब हम आपके आधारभूत पाठ के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग, आत्मीयता रून निर्माण सिद्धांत, पर आते हैं। उसने फिर इशारा किया और मंच के ऊपर मंडराते हुए मूल तत्व चिन्ह लहरदार होकर फीके पड़ गए। उनकी जगह 3 संकेंद्रित वृत्त दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक धीमी, लहरदार रोशनी से स्पंदित हो रहा था। उन्होंने कहा, यह एफिनिटी रून का सरलीकृत मॉडल है। सबसे भीतरी वृत्त गहरे नीले रंग में चमक उठा। इसके केंद्र में मूल ग्लिफ है। यह मूल परत है। आपके चेतना सागर में ये आत्मीयता ग्लोब हैं, और जब आप इसके चारों ओर अपना आत्मीयता रून बनाने की कोशिश करते हैं, तो यह सहज रूप से शुद्ध भावना, आत्मा की प्रतिध्वनि और आध्यात्मिक इरादे से एक मूल ग्लिफ बना लेता है। ओरिजिन ग्लिफ के लिए प्रथम स्तर बनाने हेतु आपको रूनिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कई छात्र अपनी सीटों पर आगे की ओर झुके हुए थे, पूरी तरह से इस विषय में डूबे हुए। कुछ राहत महसूस कर रहे थे, मानो यह जानकर खुश हों कि उन्हें अब तुरंत गूढ़ लिपियां याद नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन हर्गन ने आगे कहा, यह परत अकेले अपर्याप्त है। इसे धमनियों के बिना दिल की धड़कन के रूप में सोचें, बिना किसी दिशा के कच्ची शक्ति। दूसरी परत, जो अब हरे रंग की चमकती हुई थी, कोर के चारों ओर चमक उठी। यह जटिल रेखाओं और कोणीय प्रतीकों से जगमगा रही थी। रूनिक मैट्रिक्स। यह आपकी पहली दीवार है। ज्यादातर आम लोग इस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे।
यह संरचनात्मक परत है, आपके रून का सर्किट बोर्ड। यह तय करता है कि मन कैसे प्रवाहित होता है, आप कितनी कुशलता से जादू कर सकते हैं, आपका तत्व कितना स्थिर होगा और आप उसके प्रभाव का कितनी अच्छी तरह प्रतिरोध करेंगे। उसने भौहें चढ़ाई, इसे बनाने के लिए तुम्हें रूनिक भाषा सीखनी होगी। हालांकि उनकी बातें सुनने के बावजूद एक भी छात्र विचलित नहीं हुआ। वे सभी इस प्रतिष्ठित अकादमी में अपना नाम बदनाम करने नहीं, बल्कि इसे इतिहास के पन्नों में इस राज्य द्वारा पोषित सबसे महान संस्थाओं में से एक के रूप में दर्ज कराने आए थे। कमरे में कराहों की एक धीमी लहर दौड़ गई। भाषा का जिक्र होते ही कई छात्र अपनी सीटों पर धंस गए। कुछ ने तो पहले ही अपने सिर हाथों में ले लिए थे। हरगन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें संतुष्टि भरी रोशनी से भर गईं। रूनिक भाषा सीखना न केवल आपके आत्मीयता रूनों के निर्माण के लिए उपयोगी है, बल्कि यह जीवन भर आपके साथ रहेगी। सभी मंत्रों के लिए इस रूनिक भाषा को आपके चेतना सागर में अंकित करना आवश्यक है। बिल्कुल सही। यह घटिया गणित जैसा नहीं है। ओरियन को आखिरकार गणित में फेल होने पर अच्छा लगा, क्योंकि यह विषय उसके वयस्क जीवन में कभी काम नहीं आया। हे, क्या आप इतने समय से इसके लिए कोई बहाना ढूंढ रहे थे? लूमी की बात अनसुनी करते हुए वह मन ही मन बुदबुदाता रहा, तो मुझे पहले रूनिक भाषा सीखनी होगी। और यही वजह है कि ज्यादातर आम लोग अपने एफिनिटी रून्स कभी नहीं बना पाते। उनके पास रूनिक भाषा सीखने का कोई सही तरीका नहीं है और वे बस अस्थिर सर्किट बनाते रहते हैं। बिल्कुल। गरीबों की यही दुर्दशा है। लेकिन अगर राज्य इस ज्ञान को मुफ्त में बांटते तो और भी ज्यादा अराजकता फैल जाएगी। मुझे लगता है कि यह सच है। और यही कारण है कि वे इसे विशिष्ट स्थानों पर पढ़ाते हैं और इसे यथासंभव नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो फिर मैं उस भाषा में महारत हासिल कर लूंगा। देखते हैं मुझे कितना समय लगता है। तीसरी और अंतिम परत, सबसे बाहरी वलय, सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठी। यह, हरगन ने कहा, उनकी आवाज शांत और धीमी थी ताकि छात्र उनकी शिक्षाओं को बेहतर ढंग से आत्मसात कर सकें, सिगिलवेल है। यह आपके ग्लिफ और मैट्रिक्स को एक एकल कार्यात्मक रून में मिला देता है। इसके बिना जादू करना असंभव है। आप मन को बाहर नहीं भेज सकते। आप मंत्र नहीं उकेर सकते। आप आगे विकसित नहीं हो सकते। उसने कमरे में चारों ओर देखा। आप में से ज्यादातर लोगों को रूनिक भाषा सीखने में हफ्तों से लेकर 1 महीने तक का समय लग जाएगा। और एक आत्मीयता रून बनाने में तो और भी ज्यादा। फिर भी आप सभी कोशिश करेंगे, जैसा कि आपको करना चाहिए। उसने अपनी छड़ी को छत की ओर इंगित किया और छल्ले घूम गए तथा कुछ देर के लिए एक चमकदार पूर्ण रून में विलीन हो गए, पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण। यह, उन्होंने धीरे से कहा, एलिमेंटलिस्ट बनने की दिशा में आपका पहला कदम है। फिर उन्होंने भ्रम को दूर होने दिया और कक्षा विचारपूर्ण मौन में डूब गई। कल से तुम रूनिक भाषा का अध्ययन शुरू करोगे। अगर तुम अपना रून तराशना चाहते हो तो पहले भाषा सीख लो। बस इतना ही, यह कहकर वह जाने के लिए मुड़ा। उसे जाते देख सभी छात्रों ने गहरी सांस ली। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, उसके कदम रुक गए और उसके चेहरे पर एक हल्की लेकिन स्पष्ट रूप से प्रसन्न मुस्कान आ गई। ओह, मैं बताना भूल गया। जो लोग 1 महीने के अंदर अपना एफिनिटी रून नहीं बना पाएंगे, उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। यह पहला परीक्षण है। इसके खत्म होने पर आपको दूसरा परीक्षण मिलेगा। हरगन के अंतिम शब्दों के बाद जो सन्नाटा छा गया, वह वैसा ही था जैसा केवल वज्रपात के बाद आता है, कच्चा, स्तब्ध और बहरा कर देने वाला। फिर अराजकता आ गई। उसने अभी क्या कहा? उसने कहा, निष्कासित निष्कासित। हमें एक पूरी भाषा सीखनी है और सिर्फ 1 महीने में एफिनिटी रून बनाना है। क्या वह पागल है? पूरा कोलिजियम जैसा हॉल गूंज उठा। छात्र अपनी सीटों से उछल पड़े। कई छात्रों के चेहरों पर दहशत साफ झलक रही थी, खासकर जो पिछली पंक्तियों में बैठे थे। ज्यादातर आम लोग और निचले दर्जे के कुलीन लोग। उनके हाव भाव भ्रम से लेकर बढ़ते भय तक थे। ओरियन शांत बैठा रहा, उसकी ठोड़ी उसकी हथेली पर टिकी हुई थी और वह हल्के भाव से तूफान को देख रहा था। हे!
मुझे एक कठिन शुरुआती परीक्षा की उम्मीद थी, लेकिन यह तो यहाँ के अधिकांश छात्रों के लिए सीधे सीधे मौत की सजा है। यही तो है कुलीन अकादमियों का मजा। कोई सुरक्षा जाल नहीं, बस चढ़ो या कोशिश करते हुए मरो। आर्या इत्मीनान से उसके बगल में लेट गई, मानो कोई नाटक देख रही हो, और मुस्कुराकर देखने लगी। तो मिस्टर टॉपर, आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं? ओरियन ने भौहें चढ़ाई, हंसी से। क्या? दुनिया की सबसे प्राचीन जादुई भाषा सीखो और 1 महीने में आत्मा से जुड़ा एक जादू का चक्र बनाओ वाली बात? हाँ, लगता है कि यह मुमकिन है। आर्या झुकी और अपनी कोहनी मेज पर टिकाकर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दी। ओह, हम तो आश्वस्त हैं, है ना? तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है? अगर मुझे हर चीज किसी और से सीखने पर निर्भर रहना पड़े, तो मुझे चिंता होगी, उसने सहजता से जवाब दिया। लेकिन शुक्र है कि मेरे दिमाग में एक तेज दिमाग है। चापलूसी से कुछ नहीं होता, गुरुजी। अब से मैं आपसे हर अनुवाद के लिए 2 तारीफें लूंगा। मेरा मतलब मेरे विशाल चेतना सागर से था, तुमसे नहीं। इसमें तुम्हारी क्या मदद है? उसने मन ही मन हंसते हुए कहा। आर्या खिलखिलाकर हंसी, मुझे यकीन है कि तुम यह कर सकते हो, वरना यहाँ के सभी छात्र बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी तरफ बैठी एमिलिया ने आर्या की बात से सहमति में हल्का सा सिर हिलाया। पूरे व्याख्यान के दौरान उसका शांत, ठंडा भाव नहीं बदला था। इस बीच पूरे कमरे में अभिजात वर्ग और बाकी लोगों के बीच असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। ज्यादातर शीर्ष रईस, खासकर मार्क्विस और ड्यूक घरानों के लोग, बिल्कुल शांत रहे। कुछ तो ऊबे हुए भी लग रहे थे। उनमें से कई लोग आने से पहले ही निजी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने रून बना चुके थे। इस घोषणा से उनके लिए कुछ भी नहीं बदला। कुछ लोग अपनी कुर्सियों पर पीछे की ओर झुके हुए, उदासीन आंखों से इस घबराहट को देख रहे थे। आंकड़े, बीच की पंक्तियों के पास बैठा एक छात्र कड़वाहट से बुदबुदाया। वे तो दौड़ शुरू होने से पहले ही आगे निकल गए हैं। लेकिन यह तो उचित नहीं है। हम 30 दिनों में अकेले ही एक पूरी भाषा कैसे सीख सकते हैं? हमें तो यह भी नहीं पता कि अक्षर कैसे दिखते हैं। क्या थंडर पीक रॉयल अकादमी इसी तरह से अछूतों को एक बार में ही बाहर निकाल देती है? ओरियन ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, यह सिर्फ उन्हें छांटना नहीं है। यह एक जालसाजी का मुकदमा है। अकादमी को युद्ध के लिए तैयार जादूगर चाहिए, न कि आश्रय प्राप्त प्रतिभाशाली। बिल्कुल। दबाव ही हीरे बनाता है, गुरु। हालांकि सच कहूं तो इनमें से कुछ बच्चे बजरी बनने वाले हैं। उसने हंसने की इच्छा को रोका। आर्या फिर से पास झुकी और चंचल स्वर में फुसफुसाई, लेकिन सच में, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल लोगी? जरा सी भी घबराहट नहीं होगी? ओरियन ने कंधे उचका दिए। मैं पहले ही एक कोशिश में गड़बड़ कर चुका हूं और एक एफिनिटी रून को बलपूर्वक इस्तेमाल करने की कोशिश में लगभग जल ही गया था। इस बार मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आर्या ने पलकें झपकाईं, रुको। तुमने पहले ही कोशिश कर ली है? हाँ। और जीवित रहे? मुश्किल से। उसने उसे भावशून्य दृष्टि से देखा, तुम सचमुच पागल हो। पुष्टि। हमारे प्यारे गुरु चिकित्सकीय रूप से पागल, लापरवाह, अतिआत्मविश्वासी और पूरी तरह से प्यारे हैं, सी। मुझे तुम्हारे लिए विक्रेता ढूंढने पर मजबूर मत करो, लूमी। तुम नहीं कर सकते, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूं। याद है? पूरे हॉल में हो रही बातचीत और बढ़ते तनाव के बावजूद ओरियन शांत रहा। वह पहले से ही सोच रहा था कि हवेली में वापस आने के बाद उसे क्या करना है, क्योंकि रूनिक भाषा सीखने के लिए उसे एक और दिन इंतजार करना होगा। उसने बगल की तरफ देखा। नाइस उसके बगल में बैठी थी, बिल्कुल स्थिर, उसकी नजरें उस अफरातफरी से बेपरवाह। मुझे उससे बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। खैर, जो भी हो, मेरे पास आगे बहुत समय है। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसे जैसे व्याख्यान कक्ष की अराजकता धीरे धीरे शांत होने लगी,
वाइस डीन हर्गन बहुत पहले ही गायब हो चुके थे, जैसे कोई तूफान युद्ध के मैदान से गुजर जाता है, और सैकड़ों युवा आशावादी छात्रों को अपने टूटे हुए संकल्प के टुकड़े उठाने के लिए छोड़ गए। छात्र असमान समूहों में उठ खड़े हुए। कुछ स्तब्ध होकर बाहर की ओर लड़खड़ाते हुए जा रहे थे, कुछ उत्सुकता से आपस में फुसफुसा रहे थे, जबकि कुछ अपनी कुर्सियों पर जमे बैठे थे, मानो किसी ने उनकी जान ही निकाल ली हो। इस बीच आगे की तरफ ओरियन अपनी बाहें सिर के ऊपर उठाकर सहजता से खड़ा हो गया। यह तो मजेदार था, आर्या ने हंसते हुए कहा। मजे की आपकी परिभाषा बहुत अजीब है। अजीब है, पर सटीक, ओरियन ने कंधे उचकाते हुए अपनी बाहें नीचे गिराते हुए जवाब दिया। आखिरकार सीख ही गया कि यह कैसे काम करता है। यही मायने रखता है। मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग महीने के अंत तक टिक पाएंगे, आर्या ने सोचा। उसकी नज़र ऊपरी पंक्तियों में फुसफुसाते हुए आम लोगों पर पड़ी। एमिलिया की नज़र आर्या की नज़र के पीछे गई और उसने पीछे बैठे सभी आम छात्रों को देखा। सिर्फ काबिल लोग ही बचेंगे। इसीलिए तो यह अकादमी है। तुम्हें राजकुमारी के साथ वापस जाकर फिर से अभ्यास करना चाहिए। इस पीढ़ी में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, और लगभग 4 और तुम्हारे बराबर के स्तर के हैं, बस इस छोटी सी अकादमी में। बूढ़े भाले ने धीरे से सलाह दी, जबकि एमिलिया ने अपना सिर हिलाया। ओरियन की नज़रें कुछ देर के लिए आगे की 10 सीटों पर गईं। नाइस ब्लैकविल अभी भी नहीं हिली थी। वह किसी चीनी मिट्टी की मूर्ति की तरह बैठी थी, उसके काले नाखून घुटने पर टिके हुए थे, उसका भाव समझ से परे था। एक पल के लिए तो उसे लगा कि क्या वह सांस भी ले रही है। कमाल की लड़की है। उसके विचारों में कोई हलचल नहीं, उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं। या तो वो सुन्न है या फिर बहुत ज्यादा आत्मसंयमित, ओरियन ने मन ही मन सोचा। क्या आप उत्सुक हैं, गुरु? एक और भावी हरम सदस्य अनलॉक हो गया? अगर तुम डेटिंग सिम इंटरफेस की तरह व्यवहार करते रहे तो मैं तुम्हें शून्य में फेंक दूंगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वह दिलचस्प है। निस की ओर अंतिम नजर डालते हुए ओरियन आर्य और एमिलिया के पीछे हॉल से बाहर चला गया। तीनों संगमरमर के गलियारे से गुजरे। उनके कदमों की आहट अब लगभग खाली मुख्य भवन में गूंज रही थी, और उनके पीछे छात्रों की घबराहट भरी बातचीत की आवाज़ें अभी भी हल्की सी सुनाई दे रही थीं। मैं लाइब्रेरी जा रही हूं, आर्या ने अचानक कहा जब वे केंद्रीय प्रांगण में पहुंचे। मैं देखना चाहती हूं कि क्या उनके पास उन्नत रूनिक संरचनाओं पर नए स्क्रॉल हैं। क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है या सिर्फ नई किताबें पढ़ना? उसने उत्सुकता से पूछा। वह खिलखिलाकर हंसी और बोली, हे, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। यहीं से मुझे सबसे अधिक जानकारी मिल सकती है। ओरियन ने भौहें चढ़ाई। अगर वे तुम्हें इसमें रहने दें तो शायद तुम पूरी लाइब्रेरी पढ़ डालोगे। आर्या ने उसे आत्मसंतुष्ट नजरों से देखा। कौन कहता है कि वे ऐसा नहीं करते? एक हाथ हिलाकर और शरारती अंदाज में आंख मारकर वह अपनी एड़ी घुमाकर बगल वाले गलियारे में चली गई। एमिलिया ने उसकी तरफ सिर हिलाया और फिर चुपचाप उसके पीछे चल दी। अकेला छोड़ दिया गया ओरायन एक बार फिर आगे बढ़ा और बाहर निकलने की ओर मुड़ गया। सिवाय इसके कि उसने गलत मोड़ ले लिया। रुको, यह रास्ता नहीं है। कुछ चक्कर लगाने के बाद उसे एहसास हुआ। अब वह एक लंबे और गोलाकार गलियारे के सामने खड़ा था जो एक गोलाकार चौक में खुलता था, और चारों ओर हलचल मची हुई थी तथा छात्र समूहों में इधर-उधर टहल रहे थे। भुने हुए मांस, जड़ी बूटियों और मसालों की खुशबू हवा में फैली हुई थी, और आंगन के किनारे लगी खाद्य दुकानों से भाप उठ रही थी। यह अकादमी कैफेटेरिया था, यानी इसका खुला बाजार संस्करण। बीच में एक स्तरित मंडप था, जिसके नीचे मृदु प्रकाश के तैरते गोले थे, मेजें और कुर्सियां रखी थीं। दर्जनों छात्र उसके चारों ओर बैठे, हंस रहे थे, खा रहे थे, या जोर-जोर से रून डेडलाइन परीक्षा के बारे में चर्चा कर रहे थे जिसके बारे में उन्होंने सुना था। वहां न सिर्फ नए छात्र थे, बल्कि पुराने छात्र भी नए छात्रों की दुर्दशा के बारे में सुनकर खुश हो रहे थे। आखिरकार, उनकी परीक्षा इतनी कठिन नहीं थी। परिधि के चारों ओर प्रवाहपूर्ण लिपि में सुंदर संकेतों पर व्यंजनों का विज्ञापन किया गया था। थंडर फ्राइड बीफ स्ट्रिप्स, मसालेदार
स्पिरिट रूट नूडल्स विद मैना ब्रोथ। एल्वेन लैंड से हर्बल दलिया। क्रिम्सन फ्लेम डम्पलिंग्स, चेतावनी, बहुत गर्म। एक बूथ पर तो यहां तक लिखा था, स्वीट ड्रीम्स आइसक्रीम अस्थायी रूप से ध्यान को बढ़ाती है। ओरियन ने पलकें झपकाईं। ठीक है, यह। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ओह, खाना। मास्टर, मैं तो यही कहूंगा कि हम अगली बार यहीं आए। वो पकौड़ी वाली जगह मेरी भूख पूरी तरह से बढ़ा रही है। तुम्हारे पास तो मुंह भी नहीं है, ओरियन बुदबुदाया, हालांकि वह पहले से ही जादुई आग पर घूम रही एक विशेष रूप से सुगंधित कटार को देख रहा था। हालांकि वह अंदर नहीं गया, क्योंकि उसे पहले ही देर हो चुकी थी और उसे वापस घर जाना था। हालांकि वह अभी भी बाहरी घेरे में घूम रहे थे और प्रत्येक स्टॉल पर उपलब्ध चीजों को मन ही मन नोट कर रहे थे। एल्वेन दलिया। वह स्टॉल की ओर जाने से पहले बुदबुदाया। वहां एक सुंदर एल्फ सब्जियों और मैना पानी का उपयोग करके दलिया बना रही थी। माफ कीजिए, क्या आप इसका एक हिस्सा मेरे लिए पैक कर सकते हैं? ओरियन ने आगे बढ़कर विनम्रता से पूछा। एल्वेन महिला ने मुड़कर खूबसूरती से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल। यह 50 सामान्य ग्रेड मैना क्रिस्टल होंगे। उसने अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर देखा, जिसमें 100 कॉमन ग्रेड मैना क्रिस्टल रखे थे। अपनी गरीबी देखकर उसके होंठ फड़कने लगे, लेकिन फिर भी उसने क्रिस्टल निकाल लिए। लो, कृपया इसे पैक कर लो ताकि यह कुछ समय तक चले, उसने उसे क्रिस्टल देते हुए कहा। जरूर, जरूर। एक पैक्ड सर्विंग अभी आ रही है। वह मुड़ी और फिर से अपने काम में लग गई। ओरियन धैर्यपूर्वक बाहर खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि उन्होंने जल्द ही देखा कि इस स्टॉल पर आने वाले छात्रों का तांता रुक गया था, लेकिन इस ओर निगाहें बढ़ती जा रही थीं। इधर-उधर देखने पर उसने देखा कि अन्य छात्र उस पर उंगलियां उठा रहे थे और धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। उसने बस सिर हिलाकर उन्हें नजरअंदाज करने का फैसला किया। आगे चलकर ऐसी घटनाएं और बढ़नी तय थीं। एल्वेन महिला ने एक सीलबंद पैकेज निकाला और उसे दे दिया। तुमने सचमुच मेरा व्यवसाय बंद कर दिया, है ना? उसने हंसते हुए कहा। ओरियन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरे जाने के बाद वे वापस आ जाएंगे। यह वास्तव में आपके व्यवसाय के लिए अधिक लाभदायक है, क्योंकि अब अधिक लोग इस पर ध्यान देंगे। कल्पित स्त्री ने सुंदरता से हंसते हुए सिर हिलाया, यह सचमुच सच हो सकता है। मुझे आशा है कि तुम फिर आओगे। ओरियन मुस्कुराया और पैकेट को ऊपर उठाया, अगर आपका दलिया अच्छा है, तो जरूर। उसने गर्व से अपना सिर ऊंचा किया, मुझे यकीन है कि यह आपको पसंद आएगा। यह इस अकादमी के सबसे अच्छे दलिया में से एक है। ओरियन मुस्कुराया और मुड़ा, हम इस बारे में बाद में देखेंगे। यह कहते हुए उसने खाना अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया और हाथ हिलाते हुए चला गया। एल्वेन महिला ने अपने काम में फिर से व्यस्त होने से पहले एक पल के लिए उसकी पीठ की ओर देखा। अंततः वह पश्चिमी द्वार से कैफेटेरिया प्लाजा से बाहर निकला। उसके ऊपर थंडर पीक रॉयल अकादमी का विशाल स्वर्णिम प्रतीक लटका हुआ था। क्या आपने सेराफ के लिए दलिया खरीदा? ओरियन ने अकादमी से बाहर निकलते हुए सिर हिलाया। हाँ, रोजाना मूनबेरी खाते खाते शायद वह भी बोर हो जाए। और चूंकि यह एल्वेन जंगल की चीज है, इसलिए उसे पसंद भी आ सकती है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये वहीं से है? अगर वो औरत तुम्हें ठग रही हो तो क्या होगा? आंख बंद स्माइली। ओरियन ने सिर हिलाया, क्या तुम्हें लगता है कि वह थंडर पीक रॉयल अकादमी में झूठा विज्ञापन देने की हिम्मत करेगी? मुझे लगता है ये सच है। तो कल के लिए आपकी क्या योजना है? मुझे अकादमी के बारे में और जानना है। खासकर उस ट्रांसेंडेंट टैबलेट के बारे में जिसके बारे में मैंने सुना था। उसने सोचा और अकादमी के बीचों बीच नजर दौड़ाई, जहां अफवाहों के मुताबिक ट्रांसेंडेंट टैबलेट रखा हुआ था। हमें आज इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, लेकिन शायद कल हमें और जानकारी मिल जाए। गेट की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचते हुए ओरियन धीरे से मुस्कुराया। हाँ, लेकिन कल मैं ज्यादा व्यस्त रहूंगा। मुझे रूनिक भाषा सीखनी है। सोच रहा हूं कैसी होगी। यह आपके लिए अंग्रेजी या स्पेनिश सीखने जैसा नहीं होगा। आपकी समझ की वजह से आपको इसे सीखने में मजा आएगा। उसने आगे देखा।
शाम ढलते ढलते सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था। जब वह गेट की ओर बढ़ा तो पूरी थंडर पीक रॉयल अकादमी सुनहरे रंग में नहा उठी। शायद मैं जाऊंगा, शायद नहीं भी। कल पता चल जाएगा, उसने शांति से जवाब दिया और हाथ पीठ के पीछे करके चेहरे पर सोच विचार का भाव लिए गेट के नीचे से निकल गया। आप किस बारे में सोच रहे हैं, गुरु? मुझे मेरे आंकड़े दिखाओ। मैंने उन्हें आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया है, उन्होंने कहा। हाँ। असीमित प्रणाली, V3, लूमी। होस्ट, ओरियन हेलस्टॉर्म, प्राइमस जालजारियन ड्रैकोनिस। शीर्षक, पूर्ण प्राणी, सीमा तोड़ने वाला, 2 सिंहासनों का उत्तराधिकारी, भाग्य को मोड़ने वाला, मौलिक सन की। आयु 1/9000, आत्मा आयु 20। दौड़, रक्तरेखा, मानव सम्राट, थंडर ड्रैगन सम्राट, अग्नि ड्रैगन सम्राट। काया, मानव सम्राट का संविधान, अग्नि ड्रैगन सम्राट का संविधान, थंडर ड्रैगन सम्राट का संविधान। आत्मा, मानव सम्राट की आत्मा, अग्नि ड्रैगन सम्राट की आत्मा, थंडर ड्रैगन सम्राट की आत्मा। ऊर्जा स्रोत, मन। रैंक, जागृत बटा हैचलिंग। मन चैनल, 9 आदिम मन चैनल, सार्वभौमिक रूप से अनुकूलनीय नलिकाएं जो सभी ज्ञात ऊर्जा रूपों को प्रसारित करने में सक्षम हैं। निष्क्रिय क्षमताएं। भाग्य का निशान। फायर एफिनिटी, टियर 7। थंडर एफिनिटी, टियर 7। सभी अन्य तत्वीय समानताएं, स्तर 6। ड्रैकोनिक इंस्टिंक्ट, दमित। ड्रैगन की ताकत। सर्वोच्च मानसिक सहन शक्ति। सक्रिय क्षमताएं। रहस्योद्घाटन की आंख, मूल्यांकन और रक्तरेखा विश्लेषण। फायर ड्रैगन की सांस। थंडर ड्रैगन की सांस। खजाने। सोलपियर्सर तलवार, आत्मा से बंधी। बोन स्टील तलवार, उच्च श्रेणी का खजाना। इन्वेंट्री, 10/10। क्षतिग्रस्त विश्व वृक्ष बीज, सुप्रीम ग्रेड। अजीब पत्थर, अज्ञात ग्रेड। -600 टन मास, सामान्य ग्रेड। बोन स्टील तलवार, उच्च श्रेणी का खजाना बटा टियर 9। मूनबेरी X9 955, सामान्य ग्रेड। थंडर स्ट्राइक बो, सामान्य ग्रेड बटा टियर 8। एम्बरस्टोन स्टाफ, सामान्य ग्रेड बटा टियर 9। स्थानिक ब्लिंक रून, असामान्य ग्रेड। 3 लाइव्स मॉर्निंग ड्यू, असामान्य ग्रेड। कन्वर्जेंस सिगिल, पौराणिक ग्रेड। जुआ, 71 ड्रॉ इस्तेमाल हुए, 7 SP शेष। परीक्षणों का इतिहास, 2 खोजें। द फॉरगॉटन आर्काइव। मुझे इन्वेंट्री स्पेस के बारे में कुछ करना ही होगा। मेरे पास बहुत कम जगह बची है। इसे फिर से अपग्रेड करने में कितना खर्च आएगा? 900 SP, मास्टर डॉट। उसने आगे बढ़ने से पहले एक पल सोचा, क्या तुम मुझे वो दूसरे खजाने दिखा सकते हो जो तुमने मेरी स्टोरेज रिंग में रखे हैं? या फिर मुझे कुछ ऊंचे स्तर के खजाने दिखा सकते हो जो मेरे लिए बेकार हैं? मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, मास्टर। भंडारण रिंग। गोलेम हार्ट पेंडेंट टियर 7। सोलर फ्लेयर पेंडेंट टियर 8। आत्मा से ओत प्रोत लेंस टियर 7। शैडो स्टेप बूट्स टियर 8। क्या मुझे और सूची बनानी चाहिए, गुरुजी? मुझे टियर 7 के आसपास और खजाने दिखाओ। जरूर। वे बातें करते रहे जब वह अकादमी के गेट की बाहरी सीढ़ियों से नीचे उतरा और जल्द ही दूर से एक चिकनी काली गाड़ी का परिचित दृश्य दिखाई दिया। लुकान उसके पास खड़ा था, हाथ जोड़े, उबा हुआ भाव लिए हुए। उसका लंबा कोट हल्के से पीछे की ओर लहरा रहा था जब वह दूर से आती जाती सुंदरियों को देख रहा था। इस बीच एडगर अपनी आंखें बंद किए हुए सहजता से खड़ा रहा। जैसे ही ल्यूकन ने ओरियन को आते देखा, वह मुस्कुराया और सीधा खड़ा हो गया। युवा गुरु, अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, समझ गया। पहले हुए हंगामे को देखकर मुझे लगा था कि आपने अखाड़ा जला ही दिया होगा। ओरियन मुस्कुराया, भले ही यह आकर्षक था, पर नहीं। मैंने तो बस एक रईस का कंधा तोड़ दिया था और शायद कुछ और छात्रों को भी डरा दिया होगा जिनके मन में भी यही विचार थे। एडगर ने उत्सुकता से भौहें चढ़ाई। अच्छी शुरुआत, जैसी यंग मास्टर से उम्मीद थी। लूकन ने सीटी बजाई।
हम तो पहले से ही झगड़ा कर रहे हैं, है ना? उसने मुझे चुना, ओरियन ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। मैंने उसे बस यही सिखाया कि यह एक बुरा विचार क्यों था। एडगर ने हल्के से सिर हिलाया, मानो सहमति दे रहा हो। और पहला लेक्चर? बिल्कुल वही जिसकी मुझे जरूरत थी, ओरियन ने पास आते हुए कहा। तत्व, रून संरचना और असली काम कल रूनिक भाषा सीखने के साथ शुरू होगा। लुकान ने अपनी ठुड्डी खुजाई। रूनिक लैंग्वेज, है ना? मुझे इसे सीखने में उस समय लगभग 2 हफ्ते लगे थे। यह काफी दिलचस्प विषय है। एडगर ने हंसते हुए कहा, मैं अभी भी अपनी तलवार की भाषा को पसंद करता हूं। ओरियन हंसा, और आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, अंकल एडगर। लुकान ने अकादमी की दीवारों की ओर देखा। तो पहली चुनौती सामने आ गई है। सफल होने के लिए 1 महीना या निष्कासित होने के लिए? बिल्कुल। यह एक मजेदार महीना होगा। देखते हैं आगे छात्र कैसा प्रदर्शन करते हैं, ओरियन ने हल्के से उत्तर दिया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। एडगर ओरियन के साथ अंदर चला गया और लुकान ने खुशी खुशी लगाम संभाल ली। घोड़ों ने एक बार हिनहिनाया और फिर पक्की सड़क पर हवेली की ओर उतरना शुरू कर दिया। अंदर, ओरियन नरम इंटीरियर में बैठ गया, उसकी बाहें उसके सिर के पीछे टिकी हुई थीं और वह छोटी सी खिड़की से बाहर देख रहा था। तो, गुरुजी, आधिकारिक तौर पर अपना अकादमी जीवन शुरू करते हुए कैसा लग रहा है? कुछ खास नहीं। बस एक दिन ही बीता है। मुझे यह तय करने के लिए और दिन चाहिए कि मैं इसके बारे में क्या सोचती हूं। ओरियन ने एडगर की ओर सिर घुमाया। ओह, अंकल एडगर, क्या हम पहले बाजार चलें? मुझे कुछ सामान बेचना है। एडगर ने भौहें चढ़ाई। हम? क्या आपके पास पैसे की कमी है, यंग मास्टर? आपको बस मुझे बताना है। हमारे घर में पैसों की कमी नहीं है। ओरियन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, मैं बस कुछ सामान बेचना चाहता हूं। एडगर ने सिर हिलाया, अगर यही तुम्हारी इच्छा है। लुकान, तुमने यंग मास्टर की बात सुनी? हाँ, अब चौथे रिंग पर जा रहा हूं, लुकन की ऊर्जावान आवाज बाहर से आई। गाड़ी ढलान से नीचे की ओर आसानी से लुढ़कती हुई थंडर पीक रॉयल अकादमी के विशाल द्वारों की ओर जा रही थी। पहियों की गड़गड़ाहट द्वितीय रिंग की सड़क में बुने गए जादू से दब गई थी। खिड़की से, ओरियन ने राजधानी शहर की भव्यता को प्रकट होते देखा। कुलीन लोग जानवरों के ऊपर यात्रा कर रहे थे, ऋण प्रकाशित संकेत ऊंची इमारतों के ऊपर मंडरा रहे थे, और व्यापारी समय समय पर अपने सामान को ठंडा या भाप से भरा रखने के लिए कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसकी नजरें बख्तरबंद शूरवीरों के एक समूह पर टिकी थीं, जो एक आकाशपुल को पार कर रहे थे, मानो वह कोई पुल ही न हो। इस शहर में कुछ दिन बिताने के बाद भी स्टॉर्मस्पायर ने अपना आकर्षण नहीं खोया था। वे तीसरे रिंग की चौकियों से गुजरे, जहां विनम्र लेकिन तेजतर्रार सुरक्षाकर्मी तैनात थे, और जल्द ही चौथे रिंग के बाहरी इलाके में पहुंच गए, जो स्टॉर्मस्पायर का वाणिज्यिक केंद्र था। और हम वापस आ गए हैं, फिर से चौथे रिंग पर, एडगर ने शांत भाव से सिर हिलाते हुए कहा, जैसे ही गाड़ी एक चौड़े पत्थर के चौक के पास धीमी हुई। क्या तुम्हें यहां अपनी पिछली यात्रा अच्छी लगी? ओरियन ने हंसते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल। मैं यहां व्यापारियों के साथ मोलभाव करने का आनंद कैसे नहीं ले सकता? लुकान ने गाड़ी को नीले रेशम के एक बड़े से टुकड़े से ढके पत्थर की दीवारों वाले विश्राम क्षेत्र के पास रोक दिया। उस जगह पर एक छोटी सी सराय, बेंचें और एक पानी का कुंड था जो अपने आप भर जाता था। ठीक है, लुकन उछलते हुए बोला। मैं यही रुकूंगा और घोड़े की नालों को पॉलिश करूंगा। पहले ये थोड़ी फीकी लग रही थी। ओरियन ने उसे एक सपाट नजर से देखा। घोड़े की नाल। लुकन ने गंभीरता से सिर हिलाया, बहुत बुरी हालत है। माफ नहीं किया जा सकता। मैं इन्हें बिल्कुल नया बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ओरियन हंसने से पहले ही मुंह मोड़कर चला गया। एडगर गाड़ी से उतरा और लुकान को एक नज़र ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, तुम बस आलसी हो, लेकिन कुछ नहीं बोला। मेरे पीछे आइए, युवा स्वामी। यहां एक खास दुकान है जो उचित दाम देती है और ग्राहकों को धोखा नहीं देती। हालांकि कोई भी दुकान हाउस हेलस्ट्रॉम को धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगी।
ओरियन उसके पीछे पीछे उस भीड़भाड़ वाले बाजार में चला गया। वहां अब भी उतनी ही चहल पहल थी जितनी पिछली बार थी जब वह वहां गया था। पत्थर के रास्ते के दोनों ओर दुकानों की कतारें लगी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक के कोनों पर शाम के समय चमकते हुए मैना लालटेन लटक रहे थे। हवा धातु, चर्मपत्र और खाने की खुशबू से भरी हुई थी। कुछ रून स्मिथ खुले भट्टों में हथौड़ा चला रहे थे और राहगीरों को गर्मी से बचाने के लिए जादुई अवरोधों के पीछे अपना काम छिपा रहे थे। क्या रून स्मिथ हथियार बनाने के लिए हथौड़ों का इस्तेमाल करते हैं? उसने लोहार की दुकान की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया। अरे, क्या यह साफ नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? दादी, एक रून स्मिथ है। आश्चर्यचकित स्माइली आंख मारता स्माइली। ठीक है, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह इस तरह हथौड़ा मार रही होगी। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाकर उस विचार को मन से निकाल दिया और अपने कदम तेज कर दिए। आखिरकार वे एक चौड़ी 2 मंजिला इमारत में पहुंचे, जिस पर गहरे रंग की लकड़ी का एक बोर्ड लगा था। वेलनिर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दुकान का प्रतीक, एक सिक्के के ऊपर एक शैलीगत खुली आंख, एक पहचान चिन्ह के साथ धीरे से चमक रहा था। प्रवेश द्वार पर 2 गोलेम पहरा दे रहे थे, पत्थर की मूर्तियां जो बख्तरबंद शूरवीरों जैसी थीं। वे हिलते डुलते नहीं थे, लेकिन जब वे अपने बीच से गुजरने वाले 2 गोलों को देखते तो उनकी आंखें सजगता से चमक उठती थीं। आर्या सही कह रही थी। हर जगह स्कैनर लगे हैं। अंदर हवा ठंडी थी और देवदार और पॉलिश किए हुए स्टील की खुशबू आ रही थी। दीवारों पर कांच के बक्सों की कतारें लगी थीं, जिनमें मंद जादुई रोशनी से चमकते हुए गोले, स्क्रॉल, हथियार और गहने रखे हुए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। कुछ कुलीन ग्राहक पहले से ही अंदर ब्राउज कर रहे थे, जिनकी देखभाल के लिए तेजतर्रार सहायक मौजूद थे। वेलनिर की दुकान पुरानी और प्रतिष्ठित है, एडगर ने धीरे से समझाया। अगर आप उच्च स्तरीय सामान बेच रहे हैं, तो वे आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तभी एक अधेड़ उम्र का, अच्छी तरह से तैयार, कटी हुई दाढ़ी वाला आदमी आगे आया। उसके वस्त्रों पर हल्के से जासूसी चिन्ह चमक रहे थे। आपका स्वागत है, महोदय, उसने सम्मानपूर्वक झुककर कहा। मैं हार्वेन हूं, यहां के व्यापार मूल्यांकनकर्ताओं में से एक। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आज आप किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं? ओरियन ने विनम्रता से सिर हिलाया। मेरे पास कुछ जादुई खजाने हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूं। जरूर। प्लीज, इस तरफ। हार्वेन ने एक तरफ वाले कमरे की ओर इशारा किया, निजी, सुरक्षित और ध्वनिरोधी। अंदर पहुंचकर एडगर दीवार के पास खड़ा हो गया और ओरियन आगे बढ़ा। तो टियर 7 और टियर 8 के खजानों की कीमतें क्या हैं? उच्च श्रेणी के सामान की बात सुनकर हार्वेन की आंखें चमक उठीं। उसने एक पल सोचा और जवाब दिया, श्रेणी 7 के सामान 100 उच्च श्रेणी के मैना क्रिस्टल से लेकर 400 उच्च श्रेणी के मैना क्रिस्टल तक होते हैं। जहां तक श्रेणी 8 की बात है, वे 400 से 1000 तक में मिलते हैं। ओरायन ने सिर हिलाया और अपनी स्थानिक अंगूठी से 3 वस्तुएं निकालीं। उसने उन्हें एक-एक करके पॉलिश की हुई काली लकड़ी की मेज पर रख दिया। गोलेम हार्ट पेंडेंट टियर 7। आत्मा से ओथ प्रोथ लेंस टियर 7। शैडो स्टेप बूट्स टियर 8। हार्वेन की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं, हालांकि उसका भाव उदासीन ही रहा। उसने तुरंत उन वस्तुओं पर एक स्कैनिंग रून डाला। हर वस्तु के चारों ओर हल्के नीले रंग की मैना की हल्की लहरें मंडरा रही थी। सब कुछ अच्छी तरह से रखा हुआ है। कोई आध्यात्मिक क्षति नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं, रून्स बरकरार हैं, वह धीरे से बोला। ये कीमती हैं, युवा महोदय। उसने अपनी अंगूठी थपथपाई और एक स्लेट उसके सामने प्रकट हुई। गोलेम हार्ट पेंडेंट, रक्षात्मक प्रकार का, दुर्लभ लेकिन अनोखा नहीं। लगभग 350 उच्च श्रेणी के मैना क्रिस्टल। लेंस ज्यादा विशिष्ट है, लेकिन आध्यात्मिक मूल्यांकनकर्ताओं के लिए दुर्लभ। शायद 280। शैडो स्टेप बूट्स की बात करें तो टियर 8, गतिशीलता केंद्रित, लगभग दोषरहित रनवर्क। इसकी कीमत लगभग 700 होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अपना सिर उठाया और शांत स्वर में अपनी पेशकश रखी।
हम आमतौर पर इन खजानों के बाजार मूल्य के 70% पर चीजें खरीदते हैं। उसकी नज़र एडगर पर पड़ी और उसने आगे कहा, लेकिन चूंकि तुम हेलस्ट्रॉम परिवार से हो, इसलिए मैं अपनी पेशकश बढ़ा दूंगा। मैं इन्हें बाजार मूल्य के 80% पर खरीदूंगा, यानी 1064 मन क्रिस्टल। मैं इसे तुम्हारे लिए 1070 मन क्रिस्टल पर पूरा करूंगा। ओरियन ने अपनी नज़र एडगर की ओर घुमाई, जिसने उसकी ओर सिर हिलाकर स्पष्ट रूप से उसे बताया कि यह एक अच्छा सौदा था। ठीक है, दाम तो ठीक है। मुझे तो इसका 60% मिलने की उम्मीद थी। लेकिन ये भी अच्छा है। इन सामानों का बाजार मूल्य अभी के लिए काफी है। ये तो किसी आरपीजी शॉप में पुरानी लूट बेचने जैसा है, मास्टर। लेकिन अच्छी कीमतों पर। उसने एक बार मेज पर थपथपाया, ठीक है। मैं मन क्रिस्टल ले लूंगा। हार्वेन ने झुककर कहा, बहुत बढ़िया। लेन देन कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। जैसे ही हार्वेन भुगतान की तैयारी करने के लिए बाहर निकला, ओरियन ने एडगर की तरफ देखा। क्या यह उचित था? एडगर ने सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, आपको अच्छा सौदा मिला। कुछ दुकानें तो केवल 50 से 60% ही देती। हाँ, ओरियन ने आह भरी। उसे और ज्यादा मैना क्रिस्टल चाहिए थे, लेकिन अगर वह ऐसे ही चलता रहा, तो उसका दिल हर बार इतना बड़ा नुकसान नहीं झेल पाएगा। कुछ मिनट बाद हार्वेन अपने दस्ताने पहने हाथों में एक छोटा सा, रून लिखित क्रिस्टल बॉक्स लेकर लौटा। उसने उसे धीरे से मेज पर रखा और उसकी सतह पर एक रून थपथपाया। बक्सा एक हल्की सी आवाज के साथ खुला और उसमें रखी सामग्री, एक भंडारण रिंग, बाहर आ गई। 1070 उच्च श्रेणी के मन क्रिस्टल, हार्वेन ने थोड़ा झुककर कहा। आप अभी स्टोरेज रिंग को स्कैन करके इसकी पुष्टि कर सकते हैं। ये ताज़ा परिष्कृत हैं, प्रचलन में नहीं हैं, और जादू टोने और व्यापार दोनों के लिए उपयुक्त हैं। ओरियन आगे बढ़ा, स्टोरेज रिंग उठाई और उसे स्कैन किया। यह एक निम्न श्रेणी का स्टोरेज रिंग था और अंदर पूरा स्थान उच्च श्रेणी के मैना क्रिस्टल से भरा हुआ था। बिल्कुल बुरा नहीं है। मास्टर ने अभी अभी एक मोटा ढेर बनाया है। क्या आप इसे फिर से जुए में उड़ा देंगे? 40 साल पहले ऑस्कर, सबसे अप्रत्याशित क्षण। ये हैं भारत के टॉप 10 न्यूज़ चैनल अधिक जाने। मिशेल ओबामा के नवीनतम लुक ने ध्यान खींचा। इन्वेंटरी, उसने एक शब्द में उत्तर दिया और अपनी उंगली में स्टोरेज की अंगूठी पहन ली। हार्वेन ने फिर झुककर प्रणाम किया। व्यापार करना बहुत अच्छा लगा। अगर भविष्य में आपको मूल्यांकन, नीलामी सेवाओं या थोक व्यापार की जरूरत पड़े, तो बेझिझक वापस आए। शायद, एडगर ने संक्षिप्त सिर हिलाकर जवाब दिया, फिर दरवाजे की ओर इशारा किया। वे एक बार फिर शाम की रोशनी वाली सड़क पर निकल पड़े। सूरज के पूरी तरह क्षितिज के नीचे डूबने में अभी काफी समय था। देर करने का कोई मतलब नहीं है। जब मेरे पास और समय होगा तो मैं और खोज करूंगा। वे चुपचाप वापस चले गए जब तक कि गाड़ी नजर नहीं आई। जैसी कि उम्मीद थी, लुकान नीले रेशमी पर्दे के नीचे लेटा हुआ था और हाथ में जूस का प्याला लिए हुए था। जाहिर है उसने उन बेहद फीके घोड़े की नालों के साथ कुछ नहीं किया था। वापस स्वागत है, लुकान ने मुस्कुराते हुए पुकारा। क्या खूब पैसा कमाना है? हाँ, इतना तो है कि उन बेहद नीरस घोड़े की नालों को साफ करने के लिए किसी को काम पर रख लिया जाए, ओरियन ने ऊपर चढ़ते हुए उत्तर दिया। हा, आप क्या कह रहे हैं, यंग मास्टर? मैं आपके साथ हूं, आप क्यों चाहेंगे कि कोई और आपके लिए यह गंदा काम करे? लुकान तुरंत अपनी चाटुकारिता की मुद्रा में आ गया। एडगर उसके पीछे पीछे अंदर आया और अपना सिर हिलाते हुए मानो कह रहा हो, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। लुकान ने बस कंधे उचकाए और गाड़ी की लगाम संभालते हुए ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। तो फिर वापस एस्टेट की तरफ। गाड़ी फिर से आगे बढ़ी, पहियों की लयबद्ध ध्वनि और घोड़ों की हल्की हिनहिनाहट शाम तक उन तीनों के साथ चलती रही। ओरियन ने विचारमग्न दृष्टि से खिड़की से बाहर देखा। क्या आप कल फिर से दलिया खरीदेंगे, मास्टर? बिल्कुल। इसे कहते हैं सेल्फ केयर, लूमी। या इस मामले में सेल्फ केयर, ओरियन ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया और अपनी ही बात पर मुस्कुरा दिया। मैं इसे वापस लेता हूं।
आपको डैड जोक्स प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह बहुत बुरा था। हम आप में परिष्कृत स्वाद की कमी है। लूमी अवाक होकर चुप हो गई क्योंकि गाड़ी शीघ्र ही एस्टेट पर वापस आ गई। जैसे ही गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रुकी, ओरियन नीचे उतरा और अपने हाथ पैर फैलाए। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि शाम का सूरज ढलने वाला था। उसने एक पल सोचा और एडगर की ओर देखने लगा। एडगर अंकल। हाँ युवा मास्टर, क्या आपके पास तलवारबाजी के एक और दौर के लिए समय है? मैं दिन नहीं गंवाना चाहता। एडगर का माथा थोड़ा ऊपर उठा, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। आज सब कुछ करने के बाद भी तुम थकी नहीं हो? लुकान गाड़ी से नीचे कूद पड़ा और छाती फुलाते हुए बोला, हाँ, आखिरकार ये हमारे यंग मास्टर हैं। वो 300 राउंड और चला सकते हैं और थकेंगे नहीं। ओरियन ने सहमति में मुस्कुराते हुए कहा, अगर कुछ है तो मैं ट्रेनिंग के लिए ज्यादा उत्सुक हूं। पिछले कुछ दिनों में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के बाद अब मैं हार नहीं मान सकता। एडगर जोर से हंसा, हा, ये हमारे यंग मास्टर हैं। चलो ट्रेनिंग ग्राउंड चलते हैं। वो पसीने से तर तलवारबाजी की एक और शाम। बस कल की तरह बेहोश मत हो जाना, ठीक है मास्टर? अरे, अकेले सोने से तो बेहतर है कि दो सुंदरियों की गोद में सो जाओ। मास्टर, आप विकृत हैं। वह हंसा और एडगर के पीछे हवेली में चला गया, फिर प्रशिक्षण कक्ष की ओर बढ़ गया। आसान कॉसेट स्टाइल टिप्स, अपने रोजमर्रा के लुक को नया रूप दें। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तीनों ने एस्टेट के चौड़े दरवाजों से प्रवेश किया। मैनालाल्टन की गर्म चमक ने पॉलिश किए गए फर्श को एक नरम अंबर रंग से रोशन कर दिया। ओरियन और एडगर जब लूकन से अलग हुए तो उनके कदमों की आवाज गलियारे में धीरे धीरे गूंजने लगी, जिसने ऊंची आवाज में कहा कि उसे शोध के उद्देश्य से वाइन सेलर की जांच करनी है। ओरायन ने अपनी आंखें घुमाईं। वह और एडगर दोनों मिलकर एस्टेट के पश्चिमी भाग में स्थित प्रशिक्षण हॉल की ओर बढ़े। वहां तक जाने वाले गलियारे में प्रसिद्ध द्वंद्व युद्धों के पुराने चित्र लगे हुए थे। शूरवीर पौराणिक जानवरों के साथ तलवारें लड़ा रहे थे, और यहां तक कि एक दृश्य में थंडर ड्रैगन को तलवार चलाने वाले योद्धा के साथ युद्ध करते हुए दिखाया गया था। एक तलवार चलाने वाला एक सच्चे थंडर ड्रैगन से लड़ रहा है ना? अगर मरा नहीं है तो जरूर कोई महान व्यक्ति होगा, उसने मन ही मन सोचा। आखिरकार वह जानता था कि सच्चे ड्रैगन कितने डरावने हो सकते हैं। हो सकता है ये बस एक पेंटिंग हो, गुरुजी। या शायद सच्चा ड्रैगन कोई छोटा था। खैर, जो भी हो, किसी से लड़ने से पहले मुझे तलवार ठीक से पकड़ना सीखना होगा। जैसे ही दोनों ने प्रशिक्षण हॉल में कदम रखा, दीवारों पर सजे हथियारों का परिचित दृश्य फिर से उनका स्वागत करने लगा। एडगर हॉल के बीचों बीच चला आया, अपनी बाहें फैलाए हुए। तो आज तलवार चलाते हुए तुम्हें कैसा लगा? तुमने उस नेक बच्चे के खिलाफ तलवार चलाई थी, है ना? ओरियन उसके पीछे गया और लापरवाही से उस मानक स्टील की तलवार को उठाया जिससे वह एक दिन पहले अभ्यास कर रहा था। उसने उसे कुछ बार आजमाया, फिर भौहें चढ़ा ली। यह बहुत हल्की लग रही है। एडगर ने सोच विचार कर उसकी ओर देखा, बहुत हल्का। हाँ, कल मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अभी भी बुनियादी चीजों से परिचित हो रहा था। लेकिन एक अच्छा मुकाबला लड़ने के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई टहनी घुमा रहा हूं। ओरियन ने अपनी कलाई घुमाते हुए और तलवार को घूरते हुए कहा, मानो उसने उसका व्यक्तिगत अपमान किया हो। एडगर ने हंसते हुए कहा, यह अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर तलवार चलाने वाले नौसिखिए से भी अधिक शक्तिशाली है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। गुरुजी, आप तो पहले से ही शुरुआती गियर से आगे निकल गए हैं। अगला कदम क्या है? ड्रैगन को गदा की तरह घुमाना? ओरियन ने लूमी को नजरअंदाज किया और एडगर की तरफ देखा, क्या तुम्हारे पास कुछ ज्यादा भारी चीज है? एडगर ने अपनी ठोड़ी को सहलाया, फिर हथियार रैक की ओर चला गया और एक बड़ी ग्रेट स्वॉर्ड निकाली, एक ब्लेड जो लगभग 5 फीट लंबा और मानक तलवार से 2 गुना मोटा था। इसे आजमाओ। यह एक प्रशिक्षण महातलवार है। जादुई नहीं, बल्कि शक्ति प्रशिक्षण के लिए भारयुक्त,
उसने उसे देते हुए कहा। ओरियन ने एक हाथ से हैंडल पकड़ा और उसे आसानी से उठा लिया। उसने कुछ बार परीक्षण करके देखा। वजन संतोषजनक था, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने फिर भौहें चढ़ाई और हवा में कुछ और वार किए। बहुत धीमा है, वह बुदबुदाया। मैं इसे घुमा तो सकता हूं, लेकिन संतुलन बिगड़ गया है। यह बहुत ज्यादा घिसटता है। यह उस शैली से मेल नहीं खाता जिसका मैं लक्ष्य रख रहा हूं। एडगर ने बिना किसी आश्चर्य के सिर हिलाया। मुझे लगा था कि ऐसा हो सकता है। तुम तो कोई भारी ब्लेड चलाने वाले नहीं लगते। तुम्हारी सजगता ही तुम्हारी ताकत है, कोई क्रूर बल नहीं। मैंने उस नौजवान रईस के साथ तुम्हारी लड़ाई देखी है। ओरियन ने भौहें चढ़ाई। कैसे? तुम अकादमी में दाखिल हुए? नहीं, नहीं। एडगर हंसा और एक गोला निकाला, उसे घुमाते हुए उसमें मन भर दिया। गोला चमक उठा और उसके ऊपर एक पर्दा तैरने लगा। यह देखो। स्क्रीन के अंदर ओरायन की लड़ाई के शुरू से अंत तक के दृश्य थे। ओरियन ने आश्चर्य से स्क्रीन की तरफ देखा। अरे, होलोग्राम! और इतनी अच्छी क्वालिटी का। बिल्कुल उन ओलेड मॉनिटरों जैसा लग रहा है जो मैं दुकानों में देखा करता था। तो यह वही रिकॉर्डिंग ऑर्ब है जिसके बारे में मैंने सुना था? यह काफी अच्छा है, इसकी गुणवत्ता शानदार है। एडगर ने सिर हिलाया और गोला रख दिया। इसी से मुझे पता चला कि तुम कैसे लड़ते हो। तो, तुम क्या योजना बना रहे हो? मुझे नहीं लगता कि यह तलवार तुम्हें सूट करेगी। पब फ्यूचर विज्ञापन। तो फिर मुझे एक ऐसी तलवार चाहिए जो इस छड़ी से भारी हो। ओरियन ने मूल तलवार उठाई, लेकिन फिर भी मुझे तेजी से चलने में मदद करे। एडगर ने अपनी बाहें पार की। तो फिर तुम्हें एक खास प्लेट चाहिए होगा, जो तुम्हारी लड़ने की शैली के हिसाब से गढ़ा गया हो। मुझे नहीं लगता कि वजन यहां कोई समस्या है। तुम्हें एक ऐसी धातु चाहिए जो इतनी घनी हो कि वह लंबी तलवार के रूप में गढ़ी गई हो और तुम्हारे काम आए। यह ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें आम हथियारों के रैक में मिलेगी। तो मुझे क्या चाहिए? ओरियन ने पीछे हटते हुए और हल्की सी आवाज के साथ ग्रेट स्वॉर्ड को जमीन पर गाड़ते हुए पूछा। क्या यह सामग्री है? या रून्स? दोनों, एडगर ने कहा। तुम्हें एक ऐसी भट्टी चाहिए जो उच्चस्तरीय मिश्र धातुओं को संभाल सके। बोन स्टील, विंड सिल्वर या यहां तक कि माइथ्रिल कंपोजिट जैसी सामग्री। फिर, तुम्हें आंतरिक चैनलों, भार नियंत्रण रूनों, आघात अवशोषण परतों, मन चालन परिपथों को अंकित करने के लिए एक रनस्मिथ की आवश्यकता होगी। यही वह चीज है जो तलवार को तुम्हारे शरीर का एक विस्तार बना देती है। ओरियन ने भौहें चढ़ाई। महंगा लगता है। एडगर मुस्कुराया। हाँ, यह सच है। अच्छा हुआ कि आप कंगाल हो गए, गुरु। अब मोनी के लिए साइड क्वेस्ट करने का समय है। हे, क्या आप भूल रहे हैं कि मैं कौन हूं? ओरियन ने मन ही मन एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तो, क्या आप किसी रूनस्मिथ की सिफारिश कर सकते हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। एडगर ने हंसते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल। और इस राज्य में उपलब्ध सबसे अच्छा। ओरियन ने गर्व से सिर हिलाया। ठीक है, मेरी दादी। एडगर जोर से हंसा। हाँ हाँ, सही कहा। वह तुम्हारे लिए तलवार बनाने में बहुत खुश होगी। तुम बाद में लेडी सेलेन से पूछ सकते हो। अच्छा। तब तक जब तक मैं कोई विशेष हथियार नहीं ले लेता, ओरियन ने फिर से तलवार उठाते हुए कहा, मैं बस इसे काम में लाऊंगा। एडगर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। यही तो भावना है। दोनों ने शाम का अभ्यास फिर से शुरू कर दिया। एडगर ओरियन के शरीर को तलवार के अनुकूल ढालने के लिए मजबूर करता रहा और बीच बीच में उसके साथ अभ्यास करता रहा, या उसे एक साथ सैकड़ों बार तलवार चलाने देता रहा। कुछ ही मिनटों में उसकी पीठ पसीने से भीग गई, लेकिन उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। प्रशिक्षण में एक अजीब सी खुशी थी, प्रगति की खुशी। जैसे ही उसने अपनी तलवार अपने सामने घुमाई, हवा के चीरने की आवाज गूंजी। ओरियन ने एक तेज सांस छोड़ी और अपनी बाहें बगल में गिरा दी। उसकी मुट्ठी में तलवार उसके अपने पसीने से भीग गई थी। उसके शरीर की हर मांसपेशी सुखद रूप से जल रही थी, ऐसी जलन जो सिर्फ दोहराव और प्रगति से ही आती है।
उसने अपना सिर पीछे झुकाया और फेफड़ों में हवा भर ली। एडगर ने अपना हाथ पोंछा और लकड़ी के प्रशिक्षण डंडे पर झुक गया। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। तुम तेजी से सुधार कर रहे हो। तुम्हारा शरीर स्वाभाविक रूप से ब्लेड घुमाना सीख रहा है, बजाय इसके कि तुम उसे जबरदस्ती घुमाओ। यह अच्छी बात है। ओरियन ने सिर हिलाया, उसके काले बाल पसीने से भीगे हुए थे। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। हाँ, एडगर हंसते हुए बोला। लेकिन रास्ता अच्छा लग रहा है। वाह गुरु, आपको देखते ही मैं लगभग गर्म हो गया। अब आप पसीने से तर ड्रैगन के आकार के आइसक्रीम के टुकड़े जैसे हो गए हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है, ओरियन ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन वह लूमी के साथ बहस करने के लिए बहुत थक गया था। उसने तलवार को वापस रैक पर रख दिया और दीवारों के साथ लगे प्रशिक्षण डमी पर एक आखिरी नज़र डाली, जिनमें से कुछ स्पष्ट रूप से उसके अति उत्साही झटकों के कारण खराब हो गए थे। एडगर को अंतिम बार सिर हिलाकर ओरियन मुड़ा और बाहर निकल गया। उसका प्रत्येक कदम पिछले से अधिक भारी लग रहा था, मानो वह अभी अभी लेग डे के बाद जिम से बाहर आया हो। अब तक सूर्य पूरी तरह डूब चुका था तथा चांद ऊपर उठने लगा था तथा ऊंची खिड़कियों से हल्की चमक बिखेर रहा था। जब वह उनके पास से गुजरा तो एक एक करके मन की लालटेनें टिमटिमाने लगीं और पूर्वी विंग की ओर उसका रास्ता रोशन हो गया। उनके जूतों के नीचे पॉलिश किया हुआ फर्श चमक रहा था और 1 घंटे के कठोर प्रशिक्षण के बाद एस्टेट का सन्नाटा भी शांतिपूर्ण लग रहा था। जैसे ही वह अपने कमरे की ओर जाने वाले गलियारे के पास पहुंचा, उसने वहां 2 लोगों को खड़े देखा। रीना अपनी दोनों बाहें पार करके खड़ी थी और उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी, जबकि फियोरा उसके बगल में दीवार से टिकी हुई थी, लालसा भरी नजरों से। ओरियन उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराया। लगता है उन्होंने मुझे काफी याद किया। अच्छा, आज तुम कल से भी ज्यादा लेट हो। उन्हें तुम्हारी याद आई होगी। ओह, यंग मास्टर वापस आ गए हैं। रीना की आंखें चमक उठीं जब उसने उन्हें आते देखा। जल्दी से उन्हें प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बोली, लगता है जैसे अभी अभी कोई युद्ध लड़ा हो। उनके पसीने से तर चेहरे को देखकर उसने अपनी हंसी दबा ली। ओरियन ने उसे उदास नजरों से देखा। सावधान, वरना मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। वह नाटकीय ढंग से पीछे हट गई। अरे नहीं, उसके बाद मैं क्या करूंगी? मुझे अपने पसीने से तर प्रतिशोध से बचा लो। फियोरा आगे बढ़ी, उसकी नाक हल्की सी सिकोड़ रही थी। तुमसे तो बदबू आ रही है, उसने मन ही मन कुछ और सोचते हुए कहा। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। हाँ, मैं ट्रेनिंग कर रहा था, ओरियन ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा। मुझे नहाने की बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा। रीना हंसी, तो फिर हमारे साथ आओ। सोने से पहले नहाना अच्छी आदत है। हमने पानी पहले ही तैयार कर रखा है। ओरियन ने भौहें चढ़ाई। पहले ही? तुमने कैसे? हमने तुम्हें फिर से अंकल एडगर के साथ जाते देखा। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था, उसने गर्व से सिर हिलाते हुए कहा। चलो, चलो। फियोरा आगे बढ़ी और हाथ बढ़ाकर उसे धीरे से वॉशरूम की ओर खींच लिया। ओरियन ने उसके असाधारण साहसपूर्ण कार्य पर भौहें चढ़ा दी। हम्मा, आज मास्टर इतने आकर्षक क्यों लग रहे हैं? फियोरा शर्माते हुए सोच रही थी, जब वे उसे उसके कमरे से लगे शौचालय की ओर ले गए। भाप की हल्की फुफकार के साथ दरवाजे खुले। स्नान कक्ष एक शानदार गोलाकार कमरा था जिसे गहरे भूरे पत्थर से तराशा गया था। इसकी दीवारों पर रून उत्कीर्ण थे जो धीरे धीरे मन से स्पंदित होते थे। बीच में एक बड़ा सा कुंड था, जिसका पानी नीचे से लगातार आ रही ऊष्मा की किरणों से धीरे धीरे उबल रहा था। दीवारों के झरोखों से शांत करने वाली जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। ये सभी सेलेन के बगीचे की उच्च गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियां थीं। ओरियन मुस्कुराया और हाथ उठाकर फियोरा और रीना को कपड़े उतारने में मदद करने का इशारा किया। इतनी देर तक उसे नहलाने में मदद करने के बाद भी फियोरा थोड़ा शर्माए बिना नहीं रह सकी, खासकर आज, जब किसी वजह से वह उसे और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। रीना ने लापरवाही से आगे बढ़कर फियोरा के शामिल होने से पहले उसके कपड़े उतारने में मदद की। स्नान कक्ष में जादुई पानी के बुदबुदाने और मैना वेंट के माध्यम से भाप के बहने की हल्की आवाज गूंज रही थी। फियोरा और रीना आसानी से आगे बढ़े,
क्योंकि वे ऐसा पहले भी कई बार कर चुके थे और ओरायन को पीछे की दीवार के पास एक छोटे से मंच पर ले गए जो हल्की वर्षा की फुहार के नीचे था, एक प्रकार की जादुई वर्षा जो पहाड़ी वर्षा की नकल थी। गर्म किया हुआ और जड़ी बूटियों से युक्त पानी उसके कंधों पर चिकनी धाराओं में बहता हुआ उसके पसीने से तर शरीर पर बह रहा था। ओरियन ने एक धीमी आह भरी जब पानी उसकी त्वचा से टकराया और भाप उसके दुबले पतले शरीर पर घूम रही थी। गर्म पानी के नीचे उसकी मांसपेशियां शिथिल हो गईं, लेकिन आगे बढ़े कोमल हाथों ने उसे थोड़ा हिला दिया। रीना उसकी आंखों में शरारत भरी चमक लिए उसके पीछे खड़ी थी, उसके एक हाथ में एक चिकना कपड़ा और दूसरे हाथ में चमकते साबुन की टिकिया थी जिसमें मन को शुद्ध करने वाले गुण थे। चुपचाप खड़ी रहो, उसने हंसी से भरी आवाज में कहा। जब हम तुम्हारे साथ काम कर लेंगे तो तुम्हारी बदबू कम हो जाएगी। अरे, मुझसे इतनी बदबू नहीं आती, ओरियन बुदबुदाया, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। वह पहले से ही अपनी पीठ पर बहते गर्म पानी के एहसास में डूब रहा था। फियोरा धीरे से बुदबुदाई, अब उसके बगल में खड़ी थी, मुश्किल से उसकी नजरों से नजरें मिला पा रही थी, और उसने उसकी बाह पर एक गर्म, भीगा हुआ कपड़ा फेरा और ध्यान से पसीना पोंछा। उसका चेहरा गुलाबी हो गया। तुमसे कोई बुरी गंध नहीं आ रही है, उसने धीरे से कहा। ओह मेरे मालिक, आज रात आपकी दासियां आपकी कितनी लगन से सेवा कर रही हैं। आप तो बहुत भाग्यशाली अजगर हैं, आप। चुप रहो, लूमी, ओरियन मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन वह भी अपने होठों पर उभरती हुई हल्की मुस्कान को रोक नहीं पाया। काफी देर बाद वे पीछे हटे और सिर हिलाया। ओरियन ने आंखें आधी बंद करके धीरे से सांस छोड़ी। सब हो गया, रीना ने सिर झुकाते हुए कहा। अब अंदर आ जाओ, इससे पहले कि तुम फिर से गिर जाओ। हाँ, ओरियन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। शुक्रिया। वह भाप से भरे पूल में उतरा और धीरे धीरे जड़ी बूटियों से भरे पानी में डूबने लगा, जिससे उसकी गर्मी उसे घेरने लगी। अभी अभी ली गई राहत की सांस बहुत पापपूर्ण थी, गुरुजी। अब सुख में मत डूबिए। आप ही मेरे एकमात्र मेजबान हैं। चिंता मत करो, अगर मैं डूब भी गया तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ओरियन चिकने पत्थर के किनारे पर पीछे की ओर झुक गया, उसके भीगे हुए बाल पीछे की ओर खिंच गए, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। इसकी गर्माहट उनकी हड्डियों में समा गई, जिससे न केवल प्रशिक्षण का पसीना धुल गया, बल्कि पूरे दिन की थकान भी दूर हो गई, जिसमें कार्रवाई, आश्चर्य और नई जानकारी शामिल थी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहीं सो सकता हूं, ओरियन ने धीरे से सोचा। गुरुजी, आपको पता है कि आप वाटरप्रूफ नहीं हैं, है ना? आप इस दुनिया में दोबारा नहीं आ सकते। अगर आप बेहोश होने वाले हैं तो उठ जाइए। आंख बंद स्माइली। 5 मिनट और। उसने मन ही मन एक आलसी मुस्कान के साथ जवाब दिया और लूमी के घबराए हुए स्वर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यह लूमी नहीं थी जिसने उसे जगाया। एक कोमल हाथ ने उसके कंधे को छुआ। मास्टर, अगर आप बहुत देर तक अंदर रहेंगे तो आपको चक्कर आने लगेगा, फियोरा ने धीरे से कहा, उसकी आवाज नरम लेकिन आग्रहपूर्ण थी। उसने धीरे से पलकें झपकाईं। मंद रोशनी उसकी गोरी त्वचा पर झिलमिला रही थी और उसके हल्के गीले सुनहरे बालों के सिरों पर चमक रही थी। उसका चेहरा करीब था और एक पल के लिए ओरियन ने खुद को उसकी नीली आंखों में चिंता से मोहित पाया। वह गहरी सांस छोड़ते हुए उठ बैठा। ठीक है, ठीक है। मैं जाग रहा हूं। जब वह पूल से बाहर निकला तो फियोरा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर तौलिया बढ़ाया। रीना ने पहले से ही उसके लिए नए, आरामदायक कपड़ों का एक सेट तैयार कर रखा था, मुलायम सूती पैंट और हेलस्ट्रॉम हाउस पैटर्न के साथ सूक्ष्म रूप से कढ़ाई किया हुआ एक ढीला सफेद अंगरखा। हाथ ऊपर करो, रीना ने कहा और उसके टपकते बालों को तौलिए से पोंछने के लिए आगे बढ़ी। ओरियन बिना किसी शिकायत के उसके पीछे चला गया तथा दोनों लड़कियों को उसे सुखाने और एक लाड़ प्यार से पाले गए युवा राजा की तरह कपड़े पहनाने की अनुमति दे दी। उनकी पहले वाली मुस्कुराहट अब अधिक सहज भाव में बदल गई थी तथा वे एक गहन प्रशिक्षण सत्र के बाद इस सुखद स्नान का पूरा आनंद ले रहे थे। लो, रीना ने आखिरी टाई बांधते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हमारे खूबसूरत मालिक फिर से आ गए हैं। और भी अच्छे लग रहे हैं,
उसने उन्हें आंख मारी। ओरियन उसकी बात सुनकर हंसा। रुको, इससे पहले कि मैं इसे अपने सिर पर चढ़ा लूं, तुम्हें रात का खाना खा लेना चाहिए, इससे पहले कि यह बात तुम्हारे सिर पर चढ़ जाए, उसने हंसते हुए कहा। फियोरा ने अपनी आस्तीनें ठीक करते हुए एक हल्की सी हंसी निकाली। आइए, खाना तैयार है, मास्टर। वे तीनों कमरे से बाहर निकले और लालटेन से जगमगाते हॉल से होते हुए डाइनिंग रूम की ओर चल पड़े। खाने की खुशबू हॉलवे के आधे हिस्से तक पहुंच चुकी थी और उनके पेट में जोर से गुर्राहट हो रही थी। कोई खाने के लिए तैयार है? रीना ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं सुबह से एक के बाद एक काम कर रहा हूं। समारोह में जाना, एक बेवकूफ रईस को पीटना, क्लास जाना, खजाने का लेन देन करना, तलवारबाजी का अभ्यास करना, ओरियन बड़बड़ाया। इस समय तो मैं दावत का हकदार हूं। वह डाइनिंग हॉल में पहुंचा और गेट खोला तो उसे व्यंजनों से भरी एक मेज मिली। नौकरानियां रोजाना से भी ज्यादा व्यस्त थीं, मेज को तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से भर रही थीं। खाने की मेज पर दो लोग बैठे थे जो इतने समय से उसका इंतजार कर रहे थे। एल्ड्रिक ने ऊपर देखा और ओरियन के अंदर आते ही खिलखिलाकर हंसा। हा हा हा, आ गया हमारा गौरव। आपने अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से सचमुच मेरे पुराने नाम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सेलिन ने हल्के से हंसते हुए बगल वाली सीट पर थपथपाते हुए एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। इधर आओ, प्यारी। तुम्हारा दिन बहुत लंबा रहा है ना? उसने गहरी सांस छोड़ी और एक सौम्य मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। यह काफी संतुष्टिदायक था। तो सेलिन ने उसे एक कप गर्म चाय देते हुए कहा, हमें बताओ, अकादमी में तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? ओरियन ने एक घूंट लिया और खुशबूदार तरल का स्वाद लेते हुए उसे नीचे रख दिया। घटनाएं बहुत अच्छी रहीं। प्रवेश समारोह शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा था। उन्होंने प्रवेश परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 छात्रों की घोषणा की। सेलिन की आंखें गर्व से चमक उठीं। तो दाखिला लेने वाले सभी छात्रों में नंबर 1 बनकर कैसा लग रहा है? हाँ, वह मेरा पोता है। बेशक वह प्रथम होगा, एल्ड्रिक ने हंसते हुए उसे बीच में ही टोक दिया। चुप रहो, मैं अपने पोते से बात कर रही हूं, सेलिन ने गुस्से से कहा और ओरियन की ओर मुड़ गई। वह हंसा और सिर हिलाया। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रथम स्थान पाने पर मुझे कुछ इनाम भी मिले। ओह, तुम्हें क्या मिला? एल्ड्रिक ने उत्सुकता से पूछा। ओरियन ने जानबूझकर तनाव पैदा करते हुए अपनी बात बढ़ाई। दोनों को उत्सुकता से अपनी ओर देखते देखकर वह मुस्कुराया और बोला, रैंक 9 के आयुध का वाउचर, आर्केनियम की तीसरी मंजिल तक पहुंच, और मैं अंदर से 3 मंत्र पुस्तकें ले सकता हूं। और ओरिजिनल मन पूल में प्रवेश करने का विशेषाधिकार। एल्ड्रिक ने भौहें चढ़ाई। ओरिजिनल मैना पूल? उस छोटी लड़की ने सचमुच तुम्हारे लिए ऐसा कुछ निकाला था? शायद रेनॉल्ड भी इसमें शामिल था। सेलिन ने उसके सिर पर हल्के से थपथपाया। यह तुम्हारे लिए एक शानदार मौका है, प्रिय। सुनिश्चित करो कि तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार हो। ओरियन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, फिलहाल मैं अपना रूम बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। वरना मुझे लगता है कि अगर मैं वहां जल्दी पहुंच गया तो यह एक बेकार मौका होगा। एल्ड्रिक ने सोचकर सिर हिलाया। यह सही है। एफिनिटी रून बनाने के बाद इसका इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। ओरियन ने विषय बदलते हुए कहा। पहला व्याख्यान एक और दिलचस्प बात थी। ओह, एल्ड्रिक ने भुने हुए मांस का एक टुकड़ा खाते हुए भौहें उठाईं। क्या बात थी? वाइस डीन हर्गन ने स्वयं इसे दिया। उन्होंने हमें तत्व वर्गीकरण प्रणाली, एफिनिटी रून निर्माण की प्रक्रिया के बारे में सिखाया और हमें रूनिक भाषा से परिचित कराया। सेलिन की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। हार्गन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह प्रथम वर्ष के छात्रों को सीधे पढ़ाएगा। ओरियन ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक व्याख्यान के लिए था, लेकिन उसने काफी प्रभाव डाला। कई लोगों का अहंकार तोड़ा और एक समय सीमा घोषित की, रूनिक भाषा सीखने और अपना आत्मीय रून बनाने के लिए 1 महीना। वरना हमें निकाल दिया जाएगा। एल्ड्रिक का गला थोड़ी देर के लिए शराब के नशे में घुट गया। उफ, क्या? 1 महीना?
ओरियन मुस्कुराया, हाँ, यह बहुत मजेदार होगा। सेलिन धीरे से हंसी, हालांकि उसकी नजरें गंभीर हो गईं। यह तो बड़ी चुनौती है। वे इस पीढ़ी पर बहुत जोर डाल रहे हैं। लगता है वे उन्हें इस स्वर्णिम युग के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। ओरियन की आंखें कुछ पल के लिए सोच में पड़ गईं। स्वर्ण युग, है ना? शायद मेरे और शिक्षकों दोनों के लिए अप्रत्याशित आश्चर्य इंतजार कर रहे हैं। उसने सिर हिलाया और पीछे झुक गया। जो भी हो, उसने धीरे से कहा, मैं तैयार रहूंगा। यही भावना है, गुरु। और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रून प्रगति क्वेस्ट पर नजर रखूंगा। एल्ड्रिक और सेलेन ने गर्व से ओरायन की ओर देखा और उसकी परिपक्व मानसिकता पर अच्छा महसूस कर रहे थे। तीनों लगातार बातचीत करते और हंसते रहे जब उन्होंने यंग मास्टर के बारे में घटना बताई और फिर आज के अपने अभ्यास के बारे में बताया। उसने सेलिन की ओर मुंह किया, आह, दादी, मैं चाहता था कि आप मेरे लिए एक हथियार बनाएं। जैसे ही ओरियन ने हथियार शब्द का जिक्र किया, सेलिन की आंखें चमक उठीं। लकड़ी पर चीनी मिट्टी के बर्तनों की हल्की खनक गूंज उठी। जैसे ही उसने अपना चाय का प्याला नीचे रखा, उसके चेहरे पर दादी माँ जैसी गर्मजोशी से एक अनुभवी रनस्मिथ की केंद्रित निगाहें आ गईं। ओह, उसने मेज पर हाथ जोड़कर और थोड़ा आगे झुककर उत्सुकता से कहा, किस तरह की तलवार के बारे में सोच रही हो, प्रिय? ओरियन ने एक कपड़े के रुमाल से अपने होंठ पोंछे और उसे एक तरफ रख दिया और सीधा होकर बैठ गया। मैं अंकल एडगर द्वारा दी गई बुनियादी तलवार से प्रशिक्षण ले रहा हूं, लेकिन आज की घटनाओं और शाम के अभ्यास के बाद यह ठीक नहीं लग रही थी। बहुत हल्की। मुझे कुछ ज्यादा भारी चाहिए, एक भारी तलवार जिसका वजन ठीक ठाक हो, लेकिन ग्रेट स्वॉर्ड जितनी बड़ी नहीं ताकि मेरी गतिविधियों में रुकावट न आए। सेलिन ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखें समझ से चमक रही थीं। तो तुम्हें एक तरह का संकर चाहिए, एक सघन तलवार जो तुम्हें धीमा न करे लेकिन जरूरत पड़ने पर जोरदार वार करे। बिल्कुल, ओरियन की आंखें चमक उठीं। एडगर अंकल ने कहा था कि मुझे एक सघन मिश्र धातु चाहिए जो आम धातुओं से ज्यादा मजबूत हो। शायद बोन स्टील, विंड सिल्वर या माइथ्रिल जैसी मिश्रित धातुएं। लेकिन इसके लिए रूनों की भी जरूरत होती है, आंतरिक भार नियंत्रण, आघात अवशोषण, मनचालन। वह लगभग शर्मिंदगी से उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या यह संभव है? सेलेन हंसी और धीरे से उसका हाथ थपथपाया। मुमकिन है मेरे प्यारे बेटे, मैंने स्पिरिट ब्लेड बनाए हैं जो पहाड़ों को चीर सकते हैं और रूनिक हथौड़े जो 9वीं कक्षा से ऊपर के जादुई पत्थर को भी चूर चूर कर सकते हैं। तुम्हारी मांग तो इसकी तुलना में एक उपहार है। एल्ड्रिक उसके पास हंसा, तुमने उसे अब उत्तेजित कर दिया है, बेटा। हम उसे एक हफ्ते तक भट्टी के बाहर नहीं देखेंगे। उसने ओरियन से नजरें हटाए बिना एल्ड्रिक पर मजाकिया अंदाज में वार किया। इसके लिए एक उचित फोर्जिंग चैम्बर और कुछ उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की आवश्यकता होगी। मुख्य संरचना के लिए बोन स्टील पर्याप्त होगा। यह स्वाभाविक रूप से सघन होता है और मैना को अच्छी तरह से प्रवाहित करता है। मैं चालकता बढ़ाने के लिए आंतरिक मैट्रिक्स को विंड सिल्वर की एक पतली परत से मजबूत करूंगी। जहां तक रूनों की बात है, मुझे उन्हें खुद तराशना होगा। भार संतुलन, गतिज स्थानांतरण सारणी, आपके मैना हस्ताक्षर से जुड़ी एक नियंत्रण मुहर और कुछ छोटे छोटे आश्चर्य। ओरियन ने पलकें झपकाईं, तुम ये सब करने वाले हो? वह मुस्कुराई, चमकती हुई और गर्व से बोली, बिल्कुल। तुम मेरे पोते हो। तुम्हें सामान या समय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इसे मुझ पर छोड़ दो। लेकिन क्या तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है? नहीं, उसने धीरे से उसकी बात काटते हुए कहा। इसके बारे में मत सोचो। बस प्रशिक्षण जारी रखो। मैं तुम्हारी परीक्षा का समय पूरा होने से पहले तुम्हारी तलवार तैयार कर दूंगी। ओरियन का दिल उसके आत्मविश्वास से भर गया। है दादी ओपी। आपको तो मुफ्त में एक कस्टम हथियार मिल रहा है, मास्टर।